एक दो दिन और निकल चुके हैं आईपीएल को, अब तो हम लोग हाफ वे थ्रू के भी आगे पहुंच चुके हैं। और ये जो सेकंड लेग शुरू हुआ है, ये राधा कंट्रोवर्शियल नोट पे शुरू हुआ है। काफ़ी जो टीम जो कि स्ट्रगल कर रही है इन पर्टिकुलर, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स की हम बातें करें, फिक्सिंग के एलिगेशंस लग गए वहाँ पे थोड़े से। केकेआर की बातें करें तो 24 करोड़ की बहुत बातें हो रही हैं फॉर अ सर्टेन अमाउंट, एंड बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, बट क्या वो वैलिड है? क्या उसके पीछे का रीज़न है? जीटी एंड डीसी ऑन द अदर हैंड भाई काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं। एलएसजी में मतलब 27 करोड़ ऋषभ पंत के, वो भाई साहब बैटिंग करने ऊपर नहीं आ रहे, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड यस, डीसी और जीटी पर्सनली आई थिंक लास्ट a few days I think have been quite kind to me, क्योंकि मैंने आरसीबी को जीतते हुए देखा, मैंने जीटी को जीतते हुए देखा, वहाँ पे शुभमन गिल का एक रिडेम्पशन हुआ अगेंस्ट केकेआर, केएल राहुल का, संजीव केएल राहुल का, एग्जैक्टली मैं उसके लिए बहुत प्रे कर रहा था, एंड आई थिंक वो भी अल्टीमेटली हो गया। तो पिछले कुछ दिन काफ़ी अच्छे गए मेरे लिए। और ये सारे जो हॉट टेक्स है ना कि कुछ प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ट्रोल करा जा रहा है, कुछ टीम्स की बातें हो रही हैं, फिक्सिंग की बातें हो रही है, ऑफ कोर्स हम लोग आज बेसिकली 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, और इसके थ्रू हम हर एक कंट्रोवर्सी, हर एक स्कैंडल को अच्छे से एनालाइज करेंगे। हर एक इशू की बातें होंगी। जीटी वर्सेस केकेआर का जो गेम हुआ था, एलएसजी डीसी का जो आज गेम हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था वो भी। एंड जो अपकमिंग 2 मैचेस है, एमआई एसआरएच का जो प्रीव्यू होना है, परहैप्स दिस कुड बी द लास्ट रे ऑफ होप फॉर एसआरएच। अगर ये आज हारते हैं तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो बाहर हो रहे हैं। एंड सेम गोस फॉर राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी से मैच होना उसका, उसके प्रीव्यू उनका भी डन हो सकता है भाई फाइनली, या फिर आरसीबी अपना 100% रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेगी, उसकी बातें करेंगे। तो लाइक ऑलवेज अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आजकल तो हर दूसरे दिन ही भाई आईपीएल की स्ट्रीम्स हो रही है, मेंबर्स ओनली स्ट्रीम्स हो रही हैं। आज भी रात को होगी, प्लस इस हफ्ते जो है हम लोग केकेआर पंजाब के लिए स्पेशली प्लान कर रहे हैं कि मेंबर्स के लिए कुछ करा जाए, तो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, वो हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। और अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस कंट्रोवर्शियल एपिसोड को। सो लेट्स स्टार्ट विद केकेआर वर्सेस जीटी। ये मैच इजीली आई थिंक हम कह सकते थे कि केकेआर का सीजन डिफाइनिंग गेम होने वाला था, बिकॉज जिस तरीके से आप एक हिस्टोरिक ह्यूमिलिएशन झेल के आ रहे थे पंजाब के अगेंस्ट, ऐसे में ना टीम के साथ यूजुअली क्या होता है, हम 2014 की बातें करते हैं, केकेआर का जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैंपेन्स बाय एनी टीम रहा है कि आप जो है इतनी बुरी तरीके से बाहर होने के कगार पे थे, फिर आप 9 मैचेस लगातार जीत के चैंपियनशिप भी जीत गए। यहाँ पे जब भी एक ऐसी सीजन डिफाइनिंग लॉस आती है ना, उसके बाद से टीम अलग लेवल पे जाती है। और हमने ये डिस्कस भी करा था कैसे पंजाब के मैच के बाद अगर केकेआर की टीम में जेन्युइनली वो दम है ना, तो वो आपको दिख जाएगा फील्ड पे अगले दिन। नहीं दिख रहा होगा तो अगर ये पंजाब की डिफीट भी आपको झंझोर नहीं पाई तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर आप मान के चलो कि आप इस सीजन के लिए और डन फॉर। आई थिंक वही होता है जब ऐसे डिफाइनिंग लॉसेज आती हैं अगर, तो वही 2 रास्ते पकड़ सकती है टीम, या तो एक ऊपर ही चली जाए वहाँ से एंड अल्टीमेटली क्या टाइटल जीते, जैसे केकेआर ने करा था, और कुछ टीम आरसीबी जो कि यार मुंबई ने कर रखा है 5 मैचेस लगातार हारने के बाद। कमबैक्स आरसीबी ने भी करे बहुत तगड़े, बट वो टाइटल नहीं जीत पाते अल्टीमेटली। प्लेऑफ्स के लिए कमबैक होते हैं। हाँ, प्लेऑफ्स के लिए कमबैक होते हैं। या फिर आपका उल्टा हो सकता है कि इतनी सारी लॉसेस के बाद आपके कंधे और झुक जाएंगे एंड आप और नीचे जाते रहोगे, जो कि सैड टू से, बट कमेंटेटर्स ने जो है टीवी पे आके कहा भी कि 10 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि केकेआर के कंधे झुक गए फील्ड पर। क्या पता उन्हें भी बैन कर दें अब। देखो भाई क्या होता है बेसिकली, जो हमने नैरेटिव सेट करा ना, दिस विल बी अ डिफाइनिंग फैक्टर इन दिस होल गेम। एंड अब जब बातें करते हैं पिच और कंडीशंस की, बिकॉज ये सपोजली एक ड्राई पिच थी एंड क्लियरली हमें बॉल फंस रही थी, जो कि वंस अगेन रहाने सर ने अलग ही तरीके से एनालाइज करा इसको, उसका भी हम लोग बातें करेंगे आगे जाकर कि उन्होंने क्या कमेंट्स दिए थे। बट पिच जब वहाँ पे टॉस के टाइम पे हम देखी गई थी, तो रहाने टॉस जीत के बॉलिंग करने का डिसीजन लेते हैं, सेइंग कि यार पिच थोड़ी ड्राई लग रही है, तो अगर हम पहले बॉलिंग कर लेंगे इस पिच के ऊपर तो हमें पता चल जाएगा कि बैटिंग किस तरीके से करनी है। एंड चेंजेस की बात करें तो मोइन अली एक्सपेक्टेड चेंज थे, जो कि वो थ्रू आउट द कैंपेन स्ट्रैटेजी रही है, बट क्विंटन डिकॉक की जगह गुरबाज आते हैं। एंड आई थिंक वो भी ठीक चेंज था। आई थिंक वही है, कुछ केकेआर फैंस ससोदिया के लिए बोलेंगे क्योंकि एक वो एक्स फैक्टर होता है। आई थिंक तुमने भी यही कहा था कि लवनीत ससोदिया को तुम देखना चाहोगे, हिडन वो है टैलेंट की तरह। बट पॉइंट वही है कि गुरबाज काफी टाइम से केकेआर के साथ रहे हैं एंड यू वुड वांट टू रिवॉर्ड दैट लॉयल्टी। अगर आपके लिए हेयर एंड उन्होंने परफॉर्म करा है, आई नो कभी भी एग्जैक्टली वो T20 टेम्पलेट वो फॉलो नहीं कर पाते, उनके मतलब सरप्राइजिंग लो एक्सपेक्ट नहीं करते, बट सच्चाई ये है कि उनके T20 ऐसे रिकॉर्ड इतने हैं। हाँ, मतलब अफगानिस्तान के साथ भी हमने लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में देखा था कि टॉप स्कोर वो जरूर रहे थे, बट वो स्ट्राइक रेट का इशू हमेशा उनके साथ रहा था।
बट ठीक है, मतलब आई थिंक गुरबाज को भी स्टार्ट करा तो कुछ गलत नहीं करा इसमें। एंड वॉशिंगटन सुंदर अरशद की जगह पे आते हैं, ये भी हमने एक्सपेक्ट किया था जीटी की तरफ से, तो नो सरप्राइजेस देयर, यहाँ पे बनता हुआ था एक एक्स्ट्रा स्पिनर का। प्लस वॉशिंगटन के आने से इनकी जो टीम का टेम्पलेट होता है ना वो परफेक्ट बेटर हो जाता है या नंबर 8 तक प्रॉपर बैटिंग हो जाती है आपके पास, 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं, मतलब दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। तो जीटी का एकदम बढ़िया टेम्पलेट यहाँ पे सेट था। एंड नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट इनिंग्स, 45 फॉर नो लॉस थी जीटी पावर प्ले के अंदर। या एंड आई थिंक सेफ टू से इट वाज अ गुड स्टार्ट बाय केकेआर, नॉट बाय जीटी एक्चुअली में, क्योंकि 0 6 स्कोर्ड बट, और हमने इस चीज़ का क्रिटिसिज्म सीएसके को भी दिया है, बट जीटी इज़ अ डिफरेंट ब्रीड यार। मतलब जीटी बहुत सेल्फ अवेयर है, वो जानते हैं, वो पर्पसफुली कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं। पहले स्पेशली 3-4 ओवरों में तो वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। उसके बाद दे स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द गेम बिकॉज दे नो उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा हल्का है इस वक्त, टॉप ऑर्डर पर रिलायंस ज़्यादा है, तो प्लान भी उस तरीके से करते हैं। एंड जो तीनों बंदे हैं वो इतने ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ा अंडर स्टेटमेंट होगा कहना कि गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करते हैं तो थोड़ा एक्सप्लोसिविटी कम हो जाती है, जो कि आई थिंक फैक्ट था भी। लास्ट ईयर उनके पावर प्ले की लोएस्ट रन रेट हुआ करती थी, हमने भी चीज़ डिस्कस की थी। लेकिन इस साल जिस तरीके से लोग ग्रो करें हैं, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। आई थिंक वो भी पॉइंट है ना, यहाँ पे एक स्टार्ट निकल के आया था कि जो टॉप 3 है जीटी के, जो जिस पे ओवर रिलायंट रहती है वो, जो कि लोगों ने कुछ क्रिटिसिज्म करा है। एक स्टार्ट ऐसा है कि इन ऑल द गेम्स अभी तक के हमेशा ऐसा हुआ है कि 17th ओवर तक एटलीस्ट इन तीनों में से कोई एक टिका हुआ था। क्रेजी स्टार्ट, विच मतलब क्लियरली टेल्स यू कि उनका एग्जैक्टली टैक्टिक्स क्या है। इट इज़ कि यार आपको इनिशियली आपको विकेट्स थोड़े बचा के खेलने, देन वंस द पावर प्ले एंड्स आप आराम से खुल के खेल सकते हो। 10th ओवर का आप थोड़ा और ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो धीरे धीरे रिस्क फैक्टर भी बढ़ता रहता है। बट मतलब दिस इज समथिंग जो बाकी टीम्स नहीं कर रही, सिर्फ जीटी कर रही है अभी। और पता है इनके अप्रोच का फायदा क्या होता है, देखो ये स्लोएस्ट ड्राइस्ट विकेट है, इस पर आप ऑफकोर्स एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि 60 रन आ जाएंगे पावर प्ले के अंदर ही। जब आपके दिमाग में प्रेशर हट गया ना कि मुझे छक्के मारने जाना ही जाना है, देन यू रिस्पेक्ट द पिच एंड ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द कंडीशंस इन फ्रंट ऑफ यू। एंड वो हम लोग देखते हैं कि जब जीटी के पावर प्ले में 6 चौके आए थे, छक्के नहीं आए थे, 6 में से 5 चौके ना स्क्वायर ऑफ द विकेट के शॉट्स पे आए हैं। सो यू विल सी कि कट पड़ रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर कट पड़ रहा है, स्क्वायर ड्राइव पड़ रही है। बेसिकली वो कवर पॉइंट से बैकवर्ड पॉइंट का, या फिर आधा थर्ड मैन को भी इंक्लूड कर लोगे, ये जो रीजन होता है बैटर के साइड का, उस पर बहुत एक्सप्लॉइट हुए रन्स। इसका मतलब क्या है, देखो केकेआर जो है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहा था, मोइन अली तो इनफैक्ट ही वाज द बेस्ट बॉलर इन द पावर प्ले। ऐसे में ना क्योंकि ऑफ द विकेट बॉल फंस के आ रहा है, तो इफ़ यू चूज टू वेट फॉर द बॉल, लेट इट कम क्लोज टू योर बॉडी, और फिर पेस को मनूवर करके स्क्वायर द विकेट रन मारोगे, इट इज़ मच सेफर दैन से कि मैं बॉल को आई कम हार्ड एट इट और मैं सामने वी में छक्के मारने जाऊंगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रेविस हेड ने ट्राई करा था ऑन द राइज वेबव को सामने मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारने का, वो हाथ में टंग गई थी। उसी बॉल को, हालांकि उसकी लाइन थोड़ी अलग थी, थोड़ी बाहर होती, तो उसी अगर आप वेट करके पर आप स्क्वायर द विकेट खेलने जाओगे, इट विल बी अ सेफर शॉट। बस मतलब ऐसे ट्रेडिशनल बैटर्स होने का हमेशा फायदा ऐसा ही होता है भाई। मतलब हमने जितने भी चौके देखे आते हुए पावर प्ले में, हमेशा ऐसा लग रहा था कि अच्छा 2 फील्डर्स उनके बीच में से बॉल निकल गई। वो गैप फाइंडिंग एबिलिटी ऐसे प्लेयर्स के पास इतनी तगड़ी होती है कि आप टफ सिचुएशंस में भी जब आप प्रेशर में होते हो तो भी आप बाउंड्रीज निकाल पाते हो। कोई स्कूप वूप नहीं दिखे हमें, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से रन मार रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत स्मार्ट बैटिंग थी। एंड अब मैं बोलना चाहता हूँ 6 से 10 ओवर का जो फेज था, इसमें 44 रन आते हैं, एक भी विकेट नहीं गिरता। और ये 2 पॉइंट्स मैं चाहता हूँ कि मैं पब्लिकली अप्रिशिएट करूँ जीटी को। दिस इज ईजिली द बेस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स केस स्टडी दैट आई हैव सीन इन द पास्ट 1 ईयर। ओके, लास्ट आईपीएल सीजन ले लो, उस आईपीएल सीजन से इस आईपीएल सीजन के बीच में जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हुए सब ले लो, इतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स मैंने हार्डली किसी मैच में देखी है। मैंने लिटरली नोटिस करा कैसे आप स्मार्ट शॉट्स मार के डबल ले रहे हो, आपको पता है लेग साइड पे सारे फील्डर्स डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन खड़े हुए हैं, सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही फील्डर है, मान लो परहैप्स एक शॉर्ट मिड विकेट खड़ा हुआ है, तो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में आप टैप करके अगर 2 रन भागने की एबिलिटी रखते हो, उससे क्या होता है फिर बॉलर को समझ में आता है अच्छा मैंने 2-3 बॉलें डाल दी, चौका तो नहीं आया लेकिन 6 रन कहाँ से आ गए भाई, और फिर वो अपनी लेंथ चेंज करने का ट्राई करते हो, फिर वहाँ पे एक चौके की बॉल आती है। मतलब लेजिट रनिंग बिटवीन द विकेट से आपने बॉलर्स के दिमाग में एरर्स क्रिएट करके दिए। दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। और जो एक्सेलरेशन शुभमन गिल ने दिखाया है, वो मोइन अली को स्टेप आउट करके जो छक्का मारा था मिड विकेट के ऊपर से, ही डिड नॉट लुक बैक यार। मतलब एग्जेम्पलरी बैटिंग बाय जीटी में यहाँ पे कहना चाहता हूँ। मतलब बहुत अच्छी बैटिंग थी, बट आई थिंक अगेन द $1 million क्वेश्चन विल बी, जो कि हमेशा रहाने कप्तानी में हमारा क्वेश्चन रहा ही है। एक ही क्रिटिसिज्म रहता है हमेशा, जब 8-9 ओवर हो चुके हैं एंड रसल का पिछले 2 साल में प्रूवन रिकॉर्ड है, व्हेनेवर ही कम्स हमेशा वो फर्स्ट ओवर में विकेट निकाल के देते हैं। इस सीजन भी हमने ये चीज़ देखी, जितनी भी मैचेस में उनको बॉलिंग कराई है
वाई नॉट ब्रिंग समवन लाइक रसल, उनसे बॉलिंग कराओ एंड एटलीस्ट इस ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ो. और ये लिटरली प्रूवन है, मतलब 10 में से 9 बार आप 90% ऑफ टाइम्स यू विल सी कि वो पहलों में विकेट लाके देते हैं. आप 2024 से लेके अभी तक के सारे मैचेस निकाल लो. इनफैक्ट इस साल उनका 100% रिकॉर्ड है ये. Whenever he has come into ball in any game, हमेशा पहलों में विकेट निकाला उन्होंने. तो मैं रहाने सर से यही पूछना चाहता हूँ, सब एक ही क्वेश्चन है कि यार जब आपको पता है कि हमें विकेट की जरूरत है, टू द पॉइंट दैट यू आर डेस्परेट इनफ टू स्कोर टू बोल नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती बैक टू बैक इन टैंडम, व्हाई नॉट ब्रिंग द मैन विद द गोल्डन आर्म? ये लास्ट ईयर भी श्रेयस अय्यर के अंडर हमारी ये स्ट्रैटेजी नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल थी कि वहाँ पे नारायण और वरुण चक्रवर्ती हमारे बेस्ट प्लेयर है. हाँ भाई डालते रहो ओवर अपने, लेकिन 8वें 9वें ओवर के बाद रसल आएगा ही आएगा एक एंड से. वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी. उसके अराउंड आप बॉलिंग कर लो. आई क्लियरली थिंक कि T20 के टैक्टिक्स एंड केकेआर को किस तरीके से यूज़ करना है वो रहाने नहीं समझे. इट्स वेरी हार्ड टू सी दिस, क्योंकि ये टेम्पलेट अगर आपका ऐसा होता है कई बार जो कैप्टन होते हैं वो डिस्कवरी नहीं कर पाते कोई ऐसी टाइप की चीज़. तो बना बना आपको दे रखा है प्लस आपने यूज करा इस टैक्टिक को, वो पे ऑफ भी कराया है. वो इस सीजन जब भी आपने यूज करा हमेशा पे ऑफ करा है. इस मैच में भी पे ऑफ करा है. 12वें ओवर में रसल आता है और वही पहला विकेट निकालते हैं अल्टीमेटली साई सुदर्शन का. हाँ, उसके बाद भी आप हमेशा इग्नोर कर रहे हो इस चीज़ को. तो आई डोंट नो व्हाट टू से. क्या पता, हमें एग्जैक्टली पूरी बात नहीं पता. अगेन जो जितने भी फैंस होते हो यही डिफेंड करते आते कि रसल की इंजरी हो रखी है, अब बहुत ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कर सकते. तो फिर तो और ही शुड नॉट बी. हाँ, इट इज़ और द मोर डिप्रेसिंग बिकॉज फिर वो खेल क्यों रही टीम. रसल एज अ बैटर हो, आप सब जानते हो, पिछले 2-3 साल से नहीं आ रही परफॉर्मेंस. सो वो मुझे लगता है एक ट्रिक मिस करे वहाँ पर. एंड साई सुदर्शन जिस तरीके से आउट भी हुए हैं, देखो उसमें रसल शॉर्ट और गुडलन से जितना बाउंस जनरेट करा है, साई सुदर्शन सरप्राइज हो गए थे. वो उस बॉल को कट मार नहीं पाए बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा बाउंस, उसी लिए आउट हुए हैं वो. एंड एक्चुअली अगर आप नोटिस करो तो जब बटलर बैटिंग करने के लिए आए थे उसी ओवर में उन्होंने आते ही स्टेप आउट करके मिड विकेट के ऊपर से एक मारा छक्का चौका, एक स्कूप का ट्राई करा था, वो भी चौका चला गया था, एज वेज लग गया था. मतलब आउटसाइड ऑसम से ट्राई कर रहे थे और गया फाइन लेग के ऊपर से. बेसिक इंटेंशन वॉज कि मैं थोड़े से इनकी लाइन लेंथ सेटल ना होने दूँ, उनको डीरेल कर दूँ, बिकॉज अगर ये 1-2 ओवर उनको और टैंडम में डलवा दे तो ये एक ब्रेक थ्रू और निकाल देगा और हमारी वैसे भी टॉप 3 पे रिलायंस ज़्यादा है. तो जब दूसरी टीम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसकी रिस्पेक्ट करती है, उसको डिसमेंटल करने का ट्राई करती है, तो हम खुद ही एज केकेआर मैनेजमेंट या केकेआर कैप्टन क्यों नहीं इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते. हाँ, that is beyond me personally and I think it costed us very dearly. मतलब बटलर का तो एक वो आप कह सकते हो कि भाई इतने लकी भी रह गए वो, क्योंकि वो when he was on 13 उसके बाद उनका कैच ड्रॉप हुआ था. अरोड़ा सर ने बहुत लड्डू कैच ड्रॉप हुआ था. मतलब हमने जो एक कप्तानी की बात करी, दूसरी जगह मतलब फील्डर्स को अपना लेवल थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा भाई. अगर आप बटलर जैसे प्लेयर का जो कि लास्ट मैच में 97 बना के आ रहे हैं, इस मैच में भी दिख गया भाई वो क्या कर सकते हैं. उनका कैच अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आपको कॉस्ट करेगा ही. एंड एग्जैक्टली वही होता है. लास्ट 5 ओवर के लिए भी मैं कहूँगा कि बहुत ऑटो पायलट पे मुझे लगा कप्तानी हो रही है. आपने ठान रखा कि रसल से बॉलिंग नहीं करानी, तो बचे वो 5 ही बॉलर हैं, तो खुद ही समझ लो कि क्या कोई बंदा अगर मैचेस देखता हुआ खुद ही बता देगा कि कौन कौन सा ओवर डालेगा. बेसिकली 2 स्पिनर्स के बचे हुए थे, नारायण का एक और वरुण का एक, और बची 3 ओवर में से 2 ओवर वैभव का थे, एक हर्षित का था. तो अब स्पिनर्स से आप ऐसे टाइम पे जो है लास्ट 2 ओवर तो डलवाओगे नहीं, तो आपको सबसे पहले 16 तो 17 ओवर स्पिनर्स से डलवाने हैं. बचे 3 उसमें से 2 वैभव को डालने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली 18वां 20वां हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 19वां जो है हर्षित का हो जाएगा. तो बड़ा ही मतलब ये तो अगर हम भी डिकोड कर ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पे नेहरा साहब बैठे हैं, वो तो कर ही देंगे. मतलब कप्तान को ना वहाँ पे जरूरत नहीं थी, सबको पता ही था ये किसको कौन सा ओवर डालना. और इसका फायदा क्या होता है दूसरी टीम को, दे नो विच ओवर टू पिक एंड चूज, तो दे कैन सेट देमसेल्व्स अप अकॉर्डिंगली. उसमें गिल अल्टीमेटली 90 रन पे आउट हो जाते हैं. हाँ भाई, व्हाट एन इनिंग्स दो भाई, बहुत अच्छी इनिंग्स. वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन फ्रॉम शुभमन गिल इन रीसेंट टाइम्स. बहुत अच्छी इनिंग रही थी. आईपीएल की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. क्लियरली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स यार. मतलब आपने रनिंग बिटवीन द विकेट्स में जो इंटेंट दिखाया, आपने इनिंग्स को जिस तरीके से पेस करा, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, देखो रन यहाँ पे 198 बन गए, लेकिन ये पिच की जो एनालिसिस थी, अनिल कुंबले ने कहा था 150 का पार स्कोर है यहाँ पे. उस पिच पे आपने ऐसी बैटिंग करी है अगेंस्ट अ टीम जो कि घर पे एसआरएच जैसे मॉन्स्टर्स टीम को भी 100 और 120 पर ऑल आउट कर रही थी. तो यार रिस्पेक्ट और डिजर्व करते हो. मतलब वरुण चक्रवर्ती नारायण से बेटर मिस्टेक्स पर आप नहीं मिलते. हाँ, एंड इजीली ही डिजर्व्ड 100, बट वही आता फुल टॉस पे आउट होते, बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक था. बट वही ना सेल्फलेस यार, ये नई जनरेशन से मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है. हाँ, बट मुझे अच्छी चीज़ हमेशा शुभमन गिल की यही लगती है कि जब भी वो बड़ी इनिंग्स मारते हैं, एटलीस्ट इस सीजन जब भी हमें देखने को मिला है, वो चांसलेस टाइप की होती है. मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि किसी बॉल पे आउट हो सकते हैं. जिस बॉल पे फाइनली आउट होंगे, हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये कौन सी बॉल आउट होने की, बट जब तक वो पिच पे टिके होते हैं जेन्युइनली लगता है भाई एकदम चांसलेस इनिंग्स है. इंटेंशन वही है कि टीम को आगे रखा है. एंड जब केकेआर बैटिंग करने के लिए आती है, देखो यहाँ पे तो जो इश्यूज थे, 1-2 माइनर कैप्टनसी के आप कह सकते हो टैक्टिकल इश्यूज थे, बट बैटिंग में तो यार मतलब
पहले बात तो गुरबाज भाई साहब प्लम थे, क्या सोच के उन्होंने DRS लिया मेरे को समझ में नहीं आया, बट चलो ठीक है, पहला मैच है, हम क्या ही बोले उनको। नारायण, मुझे लगता है कि नारायण से बैटिंग सीखनी पड़ेगी क्या आपके KKR को, कि कैसे इंटेंट दिखाया जाता है 200 की चेस पे, बिकॉज किसी और से तो इंटेंट मुझे इतना दिखा नहीं पर्सनली। वो ईशांत शर्मा ने आके पहली बॉल जो ऊपर मुंह के नीचे डाली थी, उन्होंने छक्का मारा उसके ऊपर। प्रेजेंस के अंदर आके देन इवेंचुअली ही आल्सो स्टार्टेड टेकिंग ऑफ। सिराज के लिए इन लोगों ने फिर से वो 6-3 का फील्ड का सेटअप करा था, 3 फील्डर्स ऑन द लेफ्ट साइड, उसमें एक मिड ऑन थे, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, सर्कल के अंदर और फाइन लेग, कुछ भी नहीं था। बेसिकली सिराज सेटअप कर रहे थे कि आप मुझे, मैं इन कटर्स डालता हूँ वॉबली सीम से, आप मुझे कटर के साथ डालो, छक्का मारो वहाँ पे एंगल के साथ। और रहाणे ने फिर भी उनको डोमिनेट करके दिखाया। तो रहाणे भी अच्छे फॉर्म में ऑफ कोर्स है ही, और वो कर रहे थे, एंड इन दोनों ने काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म लग रहा था कि सेटअप कर देंगे। तो फिर नारायण आउट होते हैं राशिद खान के ऊपर। अब उनको भी मैं क्या ही डिकोड करूँ डिसमिसल को, शॉट्स पे लेके तो वैसे ही बोनस है KKR के लिए। एग्जैक्टली। एंड फिर आते हैं हमारे नंबर 4 पे वरुण भाई, वेंकी भाई, वेंकटेश अय्यर भाई। क्या तो बात करी जाए यार, मतलब देखो, आई थिंक ये पिछले 5 में से तीसरा मैच ऐसा है जब वेंकटेश अय्यर बैटिंग करने के लिए आए और टीम का मोमेंटम रुइन हुआ है। LSG वाला मैच था ये, यू कैन चेक अ पॉडकास्ट, हमने एक्सप्लेन किया था कैसे। पंजाब वाले मैच में नथिंग केम आउट इन अ रादर इजी चेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये वाला मैच यार, पावर प्ले के बाद ऐसा क्या हो गया। एंड पता ऑनेस्टली रहाणे, एक वो सेंस लगता है ना कि लोन वॉरियर है बंदा बैटिंग पे, एंड ही हैज बीन अ बेस्ट बैटर हैंड्स डाउन। तो आई वांट टू बी सिंपैथेटिक टू द गाय, बट अगर मैं न्यूट्रल फैन होकर सोचता ना, तो एक्चुअली में लोग रहाणे को भी क्रिटिसाइज करेंगे। मतलब वेरी ऑनेस्टली जब मैंने मैच देखा तो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे एक्चुअली, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इस पिच पे उनने बहुत ज्यादा तीर गाड़ दिया। 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 23 रन आते हैं, दैट्स लेस देन 6 रन एन ओवर, लेस देन 1 रन एवरी बॉल। आप 200 चेस कर रहे हो, क्या कर रहे हैं मतलब मैंने 10 ओवर के बाद इनका स्कोर भी नोट करा था। रहाणे 33 ऑफ 28 थे और वेंकटेश अय्यर जो थे वो 11 ऑफ 15 बॉल्स थे। मतलब वेंकटेश अय्यर ने तो एकदम ही नैया डुबा दी थी, बट रहाणे का भी दिस हैज बीन अ ट्रेंड कि जब वो पावर प्ले खत्म होता है उसके बाद स्लो हो जाते हैं थोड़े। नहीं, और ये तो बात डिस्कस एक्सपर्ट्स ने भी करी थी ना IPL शुरू से पहले, कि उनको पावर प्ले में ही मैक्सिमाइज कराओ। हाँ या विच इज वाई अब अंकुश रघुवंशी जो है आइडियली में नंबर 3 के खिलाड़ी हैं लास्ट सीजन के हिसाब से, बट रहाणे के चलते उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एंड नाउ वेंकटेश अय्यर के चलते उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इट इज सच अ बिग डिसग्रेस टू सी वेंकटेश अय्यर कमिंग इन प्लेस ऑफ अंकुश रघुवंशी, विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू द नेम्स, वेयर इन अंकुश हमारे सीजन के सेकंड बेस्ट बैटर रहे विदाउट एनी डाउट, और उनकी जगह वेंकटेश अय्यर को भेजा जाता है। यार मुझे बहुत बुरा लगा देखकर ये, कि आपने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड नहीं करा, एंड आप लेफ्ट राइट मैचअप्स कहते रहो, बिकॉज साई किशोर और राशिद खान दोनों की बॉल टर्न होके लेफ्टी के लिए अंदर आती है। अल्टीमेटली साई किशोर ने ओवर द विकेट आ करी, बॉल अंदर टर्न कराई, स्लॉग पे वेंकटेश अय्यर को आउट कराया। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैचअप का भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा उससे। एंड ऐसा लगा था कि कसम खा रखी है भाई, ऑफकोर्स उनका फुटवर्क इतना ज़्यादा नहीं होता, बेसिस सम लोग कह रहा हूँ, सम पीपल से कि उनका जो बैटिंग का देखने का नज़रिया है वो काफ़ी आई प्लीजिंग नहीं लगता, थोड़ा अगली बैटिंग लगती है देखने में। चलो दैट सब्जेक्टिव, बट वो है कि मतलब फुटवर्क भी नहीं है, एंड खड़े खड़े मैं बस बैकफुट पे सिंगल लेता रहूँगा, एक ही शॉट मारना है, उसके चलते वो एक बार LBW आउट भी होने वाले थे, DRS से बच गए थे, बट क्लियरली गेम डूबा यार। प्रॉब्लम मेरे साथ यही है कि मेरे साथ क्या, मतलब उनके साथ जो मुझे लगता है कि रहाणे एटलीस्ट ट्राई कर रहे थे, बट वो पुल ऑफ नहीं हो पा रहा। रहाणे गोज डाउन ट्राइंग, व्हिच इज व्हाई यू ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। हाँ, वेंकटेश अय्यर का प्रॉब्लम बस यही थी कि भाई वो ट्राई भी नहीं लग रहा था कि बस मैं सेटल हो जाऊं, उसके बाद देखूंगा, बाद में देखूंगा। 15 बॉलें खेल ली, आपने 11 रन बनाए थे, कब सेटल, कितना टाइम और लोगे आप सेटल होने का? मतलब इस चीज़ को शुगर कोट कर भी तो नहीं सकते यार। हमने तो, मैं वही कहूँगा कि आई वुड वांट टू रिविजिट आवर पोस्ट ऑक्शन पॉडकास्ट जिसमें हमने टीम की एनालिसिस करी थी, एंड वो जितने भी कमेंट्स थे कि यार रहाणे को कप्तान बनाना मास्टर स्ट्रोक है, जो कि अनसोल्ड गए थे एक्चुअली में, क्लियरली शोड कि वो KKR के प्लान से भी नहीं थे। एंड वेंकटेश अय्यर को 24 करोड़ देना ओवर गाइज लाइक, यू सैक्रिफाइस श्रेयस अय्यर, यू सैक्रिफाइस फिल सॉल्ट, यू सैक्रिफाइस मिचेल स्टार्क फॉर वेंकटेश अय्यर, एंड यू हैव ऑलरेडी सैक्रिफाइस शुभमन गिल, जिन्होंने इस सीजन में जो बैटिंग करके दिखाई है और जो मोर इम्पोर्टेंटली कप्तानी कर रहे हैं, KKR की सारी प्रॉब्लम्स अभी सॉर्ट हो गई थी। एंड राइट नाउ इन दिस सीजन यू आर सैक्रिफाइसिंग अंकुश रघुवंशी फॉर हिम, जो कि फ्यूचर स्टार हमारे हो सकते हैं। एंड श्रेयस अय्यर का मैं नाम पर्टिकुलरली क्यों लेता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स देखो ये बात बहुत क्लियर है कि श्रेयस अय्यर डिसाइडेड टू नॉट स्टे। ठीक है, KKR के लिए वो पहले रिटेंशन थे, ये फैक्ट है। अब वो पैसों की नीड थी, जो भी थी, उनको लगा कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली,
बट फिर कॉन्वर्जेशन यही थी ना कि फिर आप ऑक्शन में जाइए एंड जो राइट प्राइस होगी उस पर आ जाएंगे। तो 24 करोड़ की जगह 26 भी हम दे सकते हैं एक बंदे के लिए, भाई 2 ही करोड़ और जा रहे हैं, ठीक है भाई, एक कोई और फ्रिंज प्लेयर सैक्रिफाइस हो जाएगा, चलेगा मुझे, लेकिन श्रेयस अय्यर मुझे मिल रहा है वेंकटेश अय्यर की जगह पर। मतलब मेरे को वेरी ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता अगर ये श्रेयस अय्यर को नहीं ला पाए, बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स एंडेड। एंड हाँ, शायद वो रिस्पेक्टफुल नोट होती है कि ठीक है, आपको जाना तो अब ठीक चले ही जाओ। तो मुझे वेंकटेश अय्यर से ज़्यादा श्रेयस अय्यर से ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। बट आपने 24 करोड़ एक ही खिलाड़ी पे खर्च कर दिया, उसके चलते आपने कितने अपने मैच विनर्स को जाने दिया। अल्टीमेट प्रॉब्लम मेरी वो है। फिल सॉल्ट, मिचेल स्टार्क तो आपके ऑलरेडी प्लेयर्स थे। हाँ, ट्रेंट बोल्ट 10-12 करोड़ में गए थे मुझे। बस मतलब श्रेयस अय्यर अगर आप लेके भी आते तो भी रहता कि नहीं, कप्तान है, टाइटल विनिंग कैप्टन है, आपको ऑलरेडी जिता चुका है, तो आपने इन्वेस्टमेंट ठीक करा है। वेंकटेश अय्यर को मतलब आपने हटाया और उसके चलते हुए लेके आया, उसके चलते कितने सारे आपने प्लेयर्स जाने दिए जिनने इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था आपके टाइटल विनिंग सीजन में, वो सही नहीं बैठी बात। अच्छा, अब यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन ये भी आएगा कि यार चलो रन नहीं बन रहे एंड क्लियरली बहुत खराब बैटिंग हुई, लेट्स नॉट इवन ट्राई टू डिफेंड दैट, बट पिच मुश्किल थी ना, तो बैटिंग तो वैसे भी आसान नहीं होने वाली थी। तो इस चीज़ का भी काउंटर मैं अभी आपको एनालिसिस के एंड में देता हूँ, अभी आप वेट करना। बेसिकली जब रहाने आउट होते हैं, वॉशिंगटन सुंदर विद अ वेरी क्लेवर फ्लाइटेड डिलीवरी, सीज रहाने स्टेपिंग आउट, पुशेस इट वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप एंड स्टंप हो जाते हैं वो। वेंकटेश अय्यर स्लॉग पे आउट हो जाते हैं, रसल आते हैं बैटिंग करने के लिए, एंड रसल ने आती वॉशिंगटन सुंदर को डोमिनेट करने का ट्राई करा था जब रिक्वायर्ड रन ऑलरेडी 15-17 की हो चुकी थी, एंड वो पहले 1-2 शॉट मिडिल होते भी हैं, छक्का जाता है। उसके बाद से भी लाइक डोंट गेट मिसगाइडेड बाय दिस इनिंग्स एंड थिंक कि रसल फॉर्म में, एक भी शॉट उसके बाद मिडिल नहीं हुआ है। सारी बाउंड्रीज उनके ब्रूट फोर्स, बहुत पावर है उनके पास, और आउटफील्ड पे जो पिचेस हैं वहाँ पे ट्रेनिंग पिचेस हैं, उसके चलते हुए बहुत तेज बॉल भागी है। एक्चुअली में एक भी शॉट मिडिल नहीं, अगर आप उनका कंट्रोल परसेंटेज देखोगे बहुत लो था पहले ओवर के बाद। अभी जो डीजे ब्रावो ने रसल के फेवर में चीज़ बोली है, क्या उनने ऐसा बोला है कि आप रसल कर रहे हो, उनको ब्लेम कर रहे हो बार बार, व्हेन यू हैव टू लुक एट द थिंग्स दैट आर गोइंग अप द ऑर्डर। मतलब अगर रसल ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करने आ रहे हैं जहाँ पे 16-17 की रिक्वायर्ड रन रेट है, तो ऑब्वियसली वो अपना बेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो भैया आपको रखा किस लिए टीम? वही पॉइंट वही है। एंड डीजे ब्रावो बताइए कि अपने वेस्ट इंडीज को सपोर्ट करने के लिए बाकियों को ब्लेम कर रहे हो, ये क्या स्टेटमेंट होता है? या एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस कि अच्छा, कई सारे केकेआर फैंस उससे भी खुश नहीं है जिस तरीके से वो चेन्नई से मिला था। नहीं, अभी कुछ ऐसी भी रिपोर्ट निकल के आई है कि डीजे ब्रावो यूजुअली प्रैक्टिस सेशंस में आते नहीं है, मतलब एकदम एंड मोमेंट पे आते हैं। गौतम भी थ्रू आउट पूरा रहते थे। गौतम का महीने तो इनॉग्रेशन करा था भाई, पूजा करवा के। एग्जैक्टली। और डीजे ब्रावो का स्टाइल अलग है, वो थोड़ा एकदम एंड में आते हैं, तो वो भी कुछ केकेआर फैंस को आई डोंट नो कितना फिट पड़ता है इस चीज़ से, बट उस चीज खल रही है बात। इफ यू आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, अगर आप शो अप करते हो फील्ड पे, तो आप बेसिकली एज अ लीडर आप एक टोन सेट कर रहे हो ना कि अगर मैं कर रहा हूँ तो तुम कौन होते हो ना आने वाले, तो तुम एक एग्जांपल सेट कर रहे हो वहाँ पे। वियर टू लिसन टू। अल्टीमेटली उसका रिंकू भी भाई, मतलब 15वें ओवर तक उन्होंने 8 ही बॉल खेली थी, 6 रन थे उसमें, तो उनको मोमेंटम मिला नहीं, स्ट्राइक मिला नहीं, बट जब मिला तो भी आपने क्या ही करा। एंड रमनदीप कॉटन बोल्ड हो जाते हैं, फ्रीकिश आउट था, बहुत ज़्यादा अनलकी थे वो, बट ही हैज़ ऑल्सो बीन अ फेलियर इन दिस सीजन। अंकित रघुवंशी को नंबर 9 पे देखे मुझे इतनी हंसी आई थी और इतना सैड फील हुआ था कि बेचारा भाई पूरा उनको स्टीरियोटाइप कर दिया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये जो है एंकर टाइप के प्लेयर हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट सीजन उनके इनिशियल कंपैरिजन सूर्य कुमार यादव से ज़्यादा थे, गिल से कम थे। ही हैज़ दैट रेंज ऑफ शॉट्स जो कि वो उन्होंने करके दिखाए भी ना एंड पे, बैठ के उन्होंने स्कूप मार के छक्के मारे वहाँ पर। आई डोंट नो व्हाई ही इज बीइंग टाइप कास्टेड एज एन एंकर, जो कि टीम में सिर्फ तभी हैं जब विकेट्स फॉल हो रहे हैं। नहीं भाई, एक्चुअली में ही डिजर्व्स टू बी आवर नंबर 3, बट रहाने के चलते हुए हमने वो चीज़ सैक्रिफाइस करी क्योंकि रहाने की बैटिंग नीचे नहीं हो पाएगी। प्लस मतलब समझ में आता भी है। एक चीज़ और बोलूंगा, बट नंबर 4 से अगर आप वेंकटेश अय्यर के लिए हटा रहे हो, क्या लॉजिक है भाई इस चीज़ का? प्लस मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई कि चाहे शॉट्स हो या ना हो, अगर परफॉर्मेंस आ रही है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? इसके हिसाब से तो फिर आप शुभमन गिल को खिलाओ ही मत भाई जीटी में, उनके वो स्कूप वूप नहीं मारते वो, तो फिर उनको खिलाना बंद कर दिए क्या जीटी? आई थिंक अगर परफॉर्मेंस आ रही है, अगर वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, चाहे आपके पसंदीदा शॉट से ना खेल रहे हो, क्रिकेटिंग शॉट से खेल रहे हो, तो ही शुड बी प्लेइंग। एंड ऑल इन ऑल अ वेरी डिसग्रेसफुल लॉस। एंड मुझे जो थोड़ा वियर्ड लगा सुनकर रहाने के जो पोस्ट मैच कमेंट्स थे, वो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगे, एंड आई वुड लव कि लोग कमेंट्स में थॉट शेयर करें, बिकॉज देखो क्लियरली बैटिंग बहुत ही घटिया करी है केकेआर ने, बट पिच भी आसान नहीं थी। तो एक बारी को अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर भी यू कैन मेक पीस विद दिस फैक्ट टू से 20-30%। अभी भी ये जस्टिफाइबल नहीं है परफॉर्मेंस। रहाने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आकर कहते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि 210 के नीचे हमने टारगेट रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो हमने बड़ी अच्छी जॉब करी है। वहाँ पे आखिरी के 5 ओवर में वैभव अरोड़ा फुल टॉस से फेंक के रन बनवा रहे थे, इनको लगा था इन्होंने ठीक जॉब करी है।
एंड देन ही सेज कि मुझे तो ये चेजेबल टारगेट लग रहा था बड़ा, कि 210 के नीचे रोक लिया, आराम से चेज होना चाहिए ये। भाई आप लोगों के बैट के बीच में बॉल आ नहीं रही थी वहां पर, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि पिच आसान थी खेलने के लिए? वॉशिंगटन सुंदर ने और साई सुदर्शन ने मिड रिंग्स में आके कहा था कि बहुत फंस रही है बॉल यहाँ पे। वो किसी और पिच पे खेल रहे थे क्या? एंड सबसे सरप्राइजिंग चीज मेरे लिए यही है कि अजिंक्य रहाणे ने पूरी स्टेटमेंट दी है हाइंडसाइट में, मतलब आफ्टर प्लेइंग ऑन दैट पिच आपने दूसरी टीम को बैट करते हुए देखा, आपने खुद बैटिंग करी और आपने अपने साथ 10 और प्लेयर्स को बैटिंग करते हुए देखा, एंड उसके बाद आप इस कंक्लूजन पे आए कि नहीं विकेट तो ठीक है था, हम लोग 210 एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर ये मिड इनिंग्स आया होता तो मैं तब भी सोचता कि ठीक है यार, उन्होंने अभी खेला नहीं है, उनको पता नहीं होगा इनिंग्स के पिच के बारे में, बट जब आपने सब कुछ कर लिया उसके बाद आपने कमेंट दिया, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। दैट्स बॉर्डरलाइन मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ योर ओन स्किल सेट, बिकॉज आप लोग की स्ट्राइक रेट से लग नहीं रहा था ये। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आप एक अच्छी बैटिंग विकेट पर भी 5 बॉल पे 5 रन बना पा रहे थे? क्या आपका ये कहना है? I think the sensible thing would have been to say कि यार clearly wicket फंस रहा था, and which was clearly the case. Like let's not even get around it कि ये अच्छी बैटिंग विकेट थी, by no means अच्छी बैटिंग विकेट थी। भाई जो कमेंट्स रहाणे दे रहे हैं, जो 2-3 बड़े बेसिक टैक्टिकल चीजें जो कि आई जेन्युइनली बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि वो होनी चाहिए, कि वो नहीं हो रही हैं, एंड दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। उसको देख के लग रहा है यार कि मतलब क्लियरली वो T20 कप्तानी के जो स्टैट्स होंगे वो वैसे भी अच्छे नहीं थे। लोग कहते थे कि लुक एट द टीम दैट ही गॉट इन राजस्थान रॉयल्स। अभी तो चैंपियन टीम दी है, अब क्या हुआ? अब कोई एक्सक्यूज है क्या? मतलब किसी भी KKR फैन आई वुड से भाई आपकी टीम बाय नो मींस गंदी है, वरना आप ऐसे ह्यूमिलिएशंस दूसरी टीम को दे नहीं पाते। इस पूरे डिल्यूजन में कोई घुसना मत कि आपकी टीम ही गंदी है। टीम अभी भी वेंकटेश अय्यर के साथ भी टीम बहुत अच्छी है भाई। 12 में से इम्पैक्ट प्लेयर 12 में से 9 प्लेयर तो सेम ही है। हाँ, और उसमें से एक रहाणे जो कि परफॉर्म कर भी रहे हैं, तो 2 ही तो प्लेयर ऐसे हुए। स्टार्क तो ग्रुप स्टेज में चले भी नहीं थे, उसकी जगह मोइन अली उल्टा बॉलिंग से चल रहे हैं। तो सिर्फ क्विंटन डिको को फिल सॉल्टी तो रह गए कंपैरिजन में। ऑन पेपर तो सेम ही टीम दी है। हाँ, फॉर्म नहीं है बैटर्स का, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आपके हाथों में जो फैक्टर्स हैं उनको तो आप सही तरीके से उन पत्तों को तो सही तरीके से प्ले आउट करोगे ना। वो नहीं होता ना तो बुरा लगता है एज अ फैन। हाँ, और आई थिंक KKR का तो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि यहाँ से टॉप 4 निकालना, अब निकालने को तो निकाल सकती है, बट गोइंग बाय द ट्रैजेक्टरी एंड जो हमने ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस देखी, जो एटीट्यूड देखा, इट्स सेफ टू से कि बहुत मुश्किल लगा। भाई आप में गट्स ही नहीं है कि आप असली इशू को कॉल आउट करो। ये गुरबाज को अपने कंटेंट होकर जगह लिया, चलो अच्छी बात है, पर जो रियल कोर इशू उसको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे? उसकी क्या हिम्मत नहीं है कि रिंकू सिंह से रन नहीं आ रहे, कि वेंकटेश अय्यर को रन नहीं बन रहे, वहां पे लेके आओ ना चेंज। अर्शल से रन नहीं आ रहे, उनसे बॉलिंग नहीं करानी, तो एज अ बैटर क्यों खिला रहे हो? रोमन पॉल को लेके आओ ना। सीजन के स्टार्ट पहले मैच हमने बोला था ये चीज, इफ यू रिकॉल, कि बॉलिंग नहीं करानी तो फिर व्हाई आर यू प्लेइंग हिम इन द टीम? वेंकटेश अय्यर की जगह व्हाई कांट लवनीत सिसोदिया नॉट प्ले? इससे अच्छा तो मनीष पांडे को खिला लो भाई। वरना बॉल तो वो भी खेल देंगे, उनसे बेटर ही खेलेंगे। ही इज अ मच बेटर फील्डर आल्सो। बॉलिंग वेंकटेश अय्यर कर नहीं रहे। सो एंड पता वेंकटेश अय्यर नहीं होंगे बेंच, वाइस कैप्टन है। हाँ, नहीं वैसे भी आई थिंक ये 24 करोड़ वाली साइनिंग बेंच नहीं होती भाई। प्लस आई थिंक KKR इस पॉइंट ऑफ मतलब इस पॉइंट से आई है पूरा IPL में कि वी हैव टू जस्टिफाई कि हमने 24 करोड़ कैसे पूरी मार्केटिंग वैसे हो रही है। आप रीनो पे डाल रहे हो कि रहाणे को क्राउन बनाया जा रहा है, बगल में वेंकटेश अय्यर भी बैठ रहे हैं। ट्रॉफी आ रही है आपकी, वो अनबॉक्सिंग इवेंट का जो KKR का अनप्लग करके होता है, उसमें दोनों आ रहे हैं ट्रॉफी लेके। क्या सेंस है भाई इस चीज का? मतलब वाइस कैप्टन को कभी भी हमने इतना इन्वॉल्व नहीं देखा। क्लियरली KKR जस्टिफाई करने का ट्राई कर रही है, बट वही है कि चैंपियन टीम है, इफ दे हैव द बॉल्स तो ये लोग बेंच करेंगे। नोबडी हैज द बॉल्स। KKR की बात भी नहीं, कोई नहीं करता। हाँ, वैसे इन जनरल भी क्या रोहित शर्मा बेंच होंगे कभी? क्या विराट कोहली का परफॉर्म करना बंद का ये बेंच होंगे? क्या धोनी बेंच होंगे? पॉइंट वही है ना, पर हम लोग हम वेंकटेश अय्यर को वो समझ रहे हैं। नहीं, वो तो मैं भाई बाय नो मींस आई इंटेंड टू कंपेयर। मैं तो कह रहा हूं अंकुश रघुवंशी के भी ऊपर उनको नहीं रखना चाहिए, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो नहीं होता, बेसिकली अमाउंट से रिलेट करोगे। जो आपकी स्टार साइनिंग होती है उसको आप यूजुअली बेंच से आसानी से करते नहीं हो, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। एंड एक लास्ट चीज मैं कहूँगा, जो ये नैरेटिव बना रहे PR इनकी KKR की कि गुड टाइम्स में हम आपके साथ थे, हम बुरे टाइम में भी रहेंगे, ये मैं फैन से रिक्वेस्ट करूंगा इसमें मत फंसना बिल्कुल भी। कोई ये नहीं कह रहा कि आप टीम को बुरे टाइम में सपोर्ट ना करो, बट सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप जो गलत चीज़ें हो उनको क्रिटिसाइज ना करो, उनको कॉल आउट करोगे तभी चेंजेस आएंगे। वरना फुटबॉल में आप देखना है, जो मैन यूनाइटेड वगैरह जो है जिनका डाउनफॉल आया है ऐसा, इनके ऐसी पैरेलल्स बनते हैं। वो एक बार आता है तो फिर आ ही जाता है, आ ही जाता है। मीडियोक्रिटी पता क्या होती है यूनाइटेड का? तो अभी इनफैक्ट जो लोग KKR फैंस आई एम अज्यूमिंग फुटबॉल भी देखते होंगे, काफी टाइम तक तो यही सीन है यार, कि नाउ दे आर ओके विद बीइंग मीडियोकर। मतलब जिनको नहीं पता, यूनाइटेड एक बहुत ही ज्यादा टॉप क्लब थी, इस टाइम पे उनके लेवल्स इतने गिर चुके कि वो रेलेगेशन बैटल लड़ रही है। ऐसा समझो कि
चेन्नई सुपर किंग्स 5 टाइम चैंपियन है, अगले 10 साल तक वो बॉटम 3 में आ रहे हैं हाँ और उनके फैंस अब खुश रहेंगे कि वो बॉटम 3 में नहीं आए। Yeah. वो ये भूल गए कि हम 5 बार टाइटल जीत रखे हैं, हमें वहां एम करना है। तो केकेआर अभी 10 बार टाइटल जीती है भाई, ये मीडियोक्रिटी को मत लाने देना, कॉल आउट करो। एंड फॉर गुजरात यार मैसिव रिस्पेक्ट, आई थिंक बाय फार जो मैंने पहले भी कहा था, स्मार्टेस्ट टीम, टैक्टिक्स एग्जैक्टली ऑन पॉइंट, सुपर सेल्फ अवेयर, नो क्या उनके स्ट्रेंथ है क्या उनके वीकनेसेस है, उनको कैसे बेस्ट निकाल के लाना है। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स खुद उठा रहे हैं ना कि ये मेरे ऊपर है, मैं करके दिखाऊंगा भाई, मेरी टीम है, चाहे किसी ने परफॉर्म नहीं करा लेकिन मेरे ऊपर था तो मैं करके दिखाऊंगा। साई किशोर कह लो, शुभमन गिल कह लो, साई सुदर्शन कह लो, बटलर कह लो, यार इवन फ्रिंज प्लेयर्स, मतलब तेवतिया भी जब भी आते हैं भाई वो फिनिश करके जाते हैं गेम को, एक भी गेम ऐसा नहीं है जिसमें फिनिश नहीं करा उन्होंने। तेवतिया हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा भी पर्पल कैप ले गए भाई। साई किशोर वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है राइट नाउ, सिराज की मोस्ट डॉट बॉल्स हैं भाई इस पूरे आईपीएल में। तो ओवरऑल हर जगह लोगों ने डिसाइड करा है कि भाई हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और टीम को आगे लेके जाएंगे। एंड आई वुड बी शॉक्ड अगर अब जीटी टॉप 2 में फिनिश नहीं करती भाई, दे हाँ हैव टू डू भाई इट, करना चाहिए, ये आराम बॉटल से का हो करना जाएगी। चाहिए। आई होप दे डू इट, दे डिजर्व इट कंप्लीटली। कमिंग टू द नेक्स्ट गेम, हम लोग अगले मैचेस की बातें करते हैं जरा सा, एलएसजी वर्सेस डीसी की। रेड सॉइल विकेट, हार्ड विकेट थी तो रन्स एक्सपेक्टेड थे, इट वाज अ गुड बैटिंग विकेट, बट लखनऊ में इनिशियली बॉल थोड़ा फंसता है, वो जस्ट द नेचर ऑफ द बीस्ट। एंड टॉस जीत के डीसी स्मार्टली चेस करने का डिसीजन लेती है, सही डिसीजन था, ऑन पॉइंट डिसीजन था, पंत भी यही कहते हैं। एंड चेंजेस की बातें करें तो चमीरा आते हैं मोहित के लिए, ये इसके लिए क्या कहोगे तुम? भाई मतलब डीसी ने 10.75 समथिंग करोड़ खर्च करे थे नटराजन पे, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीजन हमेशा क्वेश्चन रहा है कि नटराजन क्यों नहीं खेल रहे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो खेलेंगे इवन और मोहित शर्मा, पर मोहित शर्मा को चांस दिया गया, उन्हें ठीक भी परफॉर्म करा, मैं ऐसा नहीं कह रहा उन्हें परफॉर्म नहीं करा, बट और हमेशा डीसी फैंस यही कहते हैं कि जो चीज़ सही चल रही है उसको क्यों क्वेश्चन करोगे, विच इज़ ऑल्सो अ गुड मतलब आर्ग्यूमेंट, सही भी है वो, बिल्कुल चैंपियन मेंटालिटी होती है। हाँ, बट अगर फाइनली आपने डिसाइड करा कि हमें बेंच करना है तो नटराजन जैसा खिलाड़ी जो कि प्रूवन है आईपीएल में, आप उनको क्यों नहीं लेके आओगे? वाई ब्रिंग चमीरा? मैं भी नहीं समझा, आई वुड हैव पर्सनली चोजन नटराजन, मच बेटर बॉलर इन डेथ ओवर्स ऑल्सो। एंड चमीरा ने कुछ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं करा इस मैच में, बट वही है ना कि जीत गए इतना कन्विंसिंगली तो फिर कोई क्या ही बोलेगा। एग्जैक्टली, ऑल्दो इन माय ओपिनियन आई वुड स्टिल से नटराजन का बनता था। इनफैक्ट आई वुड हैव नॉट बीन, आई वुड हैव बीन ओके अगर मोहित शर्मा को भी और खिलाया जाता। हाँ कुछ गलत नहीं करा उन्होंने ज़्यादा, मतलब है थोड़ा वो है ना कि बेसिकली उनके 3 ओवर बचाए जाते हैं आखिरी 5 के लिए, और अगर उसमें भी आप वो रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं दे रहे हो, आपसे बेहतर मुकेश एंड स्टार्क कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। मतलब आपका रोल ही अगर सही से नहीं आ रहा तो परहाप्स यू कैन लुक एट समबडी एल्स जो कि स्टार्टिंग में ही बॉलिंग कर मतलब सकता द गुड थिंग इज कि इससे पहले भी कमेंटेटर सारे ये डिस्कस कर रहे थे कि 2 ही प्लेयर्स बेंच हो सकते हैं डीसी में, बॉलर्स मोहित शर्मा या मुकेश। मोहित शर्मा बेंच होते बट मुकेश मगरा हमने देख लिया भाई, 4 विकेटें ले ली उन्होंने। एंड एलएसजी के लिए एक जो बिग रिवील था कि लेटली बदोनी को एज एन इम्पैक्ट प्ले क्यों रखते हो आप, एक बैटर शॉट खिलाते हो होपिंग कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और तो जरूरत पड़ी जाती है। वो बेसिकली मयंक यादव को टीम में लाने का तरीका है, एंड वो सोचते हैं कि अगर हम पहले बैटिंग करके एक बैटर को इम्पैक्ट प्ले के तरह रखते हैं, एक बैटर शॉट खिलाते हैं, और बाय चांस उसकी जरूरत ना पड़े तो हम एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लेंगे टीम में, विच इज क्लियरली अप्लॉय टू शो कि आपकी टेम्पलेट सही नहीं बैठ रहा। हाँ टेम्पलेट सही नहीं बैठ रहा। आई एम ऑल्सो क्वाइट सरप्राइज्ड, क्योंकि भाई जितने कॉन्फिडेंस आपने मयंक यादव को रिटेन करा था, अब यू वुड वांट कि यार वो बंदा खेलेगा आपका, एंड मतलब आप कितना भी कह लो प्रिंस ने भी हाँ अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो, एंड उसको चांसेस मिलने चाहिए, बट मयंक यादव की हमने हाइप देखी थी लास्ट सीजन क्या थी, एंड उसके बाद अगर आपने रिटेन करा था तो आप इतना तो विश्वास दिखाओगे कि भाई वो स्टार्ट कर सकता है। हाँ मतलब बट चलो ठीक है, अभी इंजरी से आए हैं तो मे नॉट बी द बेस्ट फिट। पावर प्ले की बातें करते हैं, नॉनदलेस 51 फॉर नो लॉस, अ ग्रेट पावर प्ले बाय एलएसजी आई वुड से, एंड मिचेल मार्श से ज़्यादा डोमिनेट तो अब ऑफ लेट कर रहे हैं भाई, गजब रखा है, पावर में बॉलिंग भी कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, हर चीज़ 3D प्लेयर मिल गए हैं, 3D प्लेयर बन चुके हैं। एंड मेन बात क्या थी कि मिचेल मार्श की स्ट्रेंथ होती है शॉर्ट बॉल्स, मार्करम यूजुअली ड्राइव्स वेरी वेल ऑन दी अप, तो अगर आप नोटिस करोगे मार्करम एक्चुअली इनिशियली गॉट बेटर ऑफ, मार्श थोड़ा लेट स्टार्ट करा था हिटिंग करना, एंड आई नोटिस हाउ दोनों बैटर्स ना वेट करते हैं बिकॉज विकेट इनिशियली थोड़ी स्टिकी होती है, सो यू वेट फॉर द बॉल्स दैट विल एंटर योर स्ट्रेंथ पॉइंट्स। तो मार्करम को जब ऑन दी अब 3-4 बॉलें मिली, उन्होंने अच्छे से बैट को फील करा, उसके बाद से ही वॉज नॉट स्टॉपिंग। मिचेल मार्श भी इवेंचुअली जब उनको स्टार्क ने एक बाउंसर मारी थी, उन्होंने एक छक्का मारा था, उसके बाद से ही ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग इनटू द रिदम। तो दे वर वेरी स्मार्ट इनटू चूजिंग किस बॉल के थ्रू हमें रिदम में आना है, क्योंकि ऐसे विकेट्स पे इनिशियली थोड़ा ट्रिकी होता है खेलना। तो आई थिंक वो एक स्मार्ट प्लॉय था कि हमें पता है हमारे 2-3 प्लेयर्स पर रिलायंस ज़्यादा है, तो हमें अपना विकेट बचा कर चलना है, एंड हम वील पिक आवर बॉल्स एंड देन वील अटैक इट।
एंड इसके चलते हुए आई थिंक इट वाज एन इंप्रेसिव स्टार्ट. अक्षर पटेल ने 3 ओवर डाल दिए पावर प्ले में भाई, समथिंग न्यू फ्रॉम डीसी एंड इट वर्कड रियली वेल. उन्होंने बहुत इकोनॉमिकली बॉलिंग करी है वहाँ पर. पावर प्ले के बाद भी इफ सी तो उन्होंने 6 से 10 ओवर के बीच में अपने ओवर का कोटा खत्म कर दिया था. एंड 6-6.5 की इकोनॉमी से ही बॉलिंग करी है उन्होंने भी सिर्फ. 6 से 10 ओवर के बीच में 36 रन और आते हैं, विच इज 9 रन एवरी ओवर. तो एक्चुअली में आफ्टर 10 ओवर्स 87 for 1 थी LSG. मार्कर वहाँ पे चमीरो का आउट हो जाते हैं. वही आउटसाइड ऑफ स्टंप फुल लेंथ की बॉल को स्लैश मारने जा रहे होते हैं. एंड एक्चुअली में शॉट बुरा लगा नहीं था, बट वो जो जिस साइड ऑफ द फील्ड पे मारा था वो लंबी साइड थी. पिच थोड़ी सी साइड पे थी, बीच में नहीं थी ग्राउंड के, तो एक साइड थोड़ी लंबी थी. वो लंबी वाली साइड पे मारा था तो कनेक्ट नहीं हुई और हाथों में आ गई. मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली हमने ऋषभ पंत को देखा बोलते हुए कि वी वर 15-20 रन शॉर्ट अल्टीमेटली, आइडियली 20-30. हाँ, तो आप उस पर देख सकते हो कि मार्च के मैंने यहाँ पे स्टैट नोट करा था. आफ्टर 10 ओवर्स ही वाज 35 और 27. अगेन बहुत रेयरली हम लोग देखते हैं कि मिचेल मार्श स्पेसिफिकली इन दिस IPL, वरना तो हमने देखा हुआ है बहुत बार, बट इन दिस IPL वो बहुत ज़्यादा फायर कर रहे हैं. एंड पिछले 1-2 मैचेस हमने देखा कि वो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा फायर स्टार्टिंग से नहीं कर पा रहे. और द लास्ट मैच में उन्होंने रिकवर कर लिया था, इस मैच में अनफॉर्चुनेटली रिकवर नहीं कर पाए. एंड मेन सरप्राइजिंग पॉइंट जो था वो ये था भाई कि जब 2 विकेट गिर रहे हैं, पूरन चलो आउट हो जाते हैं वो स्टार्क पर. वंस अगेन अ ग्रेट सेटअप बाय स्टार्क. छोटी बॉल पे उनका आउट करते हैं, प्ले डाउन हो जाते हैं, इनसाइड एज लगती है. ऋषभ पंत क्यों नहीं आए? कोई इंजरी नहीं है बाय द वे. उन्होंने साफ साफ बोला कि वी वर ट्राइंग टू प्रमोट दोज बैटर्स जो कि फॉर्म में थे, मैक्सिमाइज कर पाए सब. एंड आप उसके लिए चलो अब आप अब्दुल समाद को क्यों भेजोगे जो कि नंबर 7 से सीधा नंबर 4 पर आ रहे हैं, जब अभी आपके पास 12-13 ओवर ही हुए हैं. तो ऐसे नहीं कि डेथ हो उसका फेज आ गया है. ही कंप्लीटली लुक्ड आउट ऑफ प्लेस यार. वहाँ पे उनको नहीं समझ में आता उनका रोल क्या है. एंड वो बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से अल्टीमेटली आउट हुए. इट वाज नॉट अ वेरी इंप्रेसिव इनिंग्स एट ऑल. मोमेंटम और रुइन हो गया. मतलब हमने पहले भी देखा है अब्दुल समाद की, जो मतलब ही हैज बीन इंप्रेसिव दिस सीजन. जितनी भी इनिंग्स आई हैं वो सारी एकदम क्रूशियल, एकदम एंड मोमेंट्स पाई है. कि अच्छा वाले मैच का देखो 10 बॉल पे 30 रन मार दिए. तो उसके बाद आपने इतना क्या प्रमोट कर दिया, एंड इतना क्या अंडर कॉन्फिडेंस हो गया भाई आपके अंदर कि आप सबको अपने अब्दुल समाद को ऊपर भेजा, फिर मिलर को भी भेज दिया, बदोनी को भेज दिया, आप नंबर 7 पे बैटिंग करने आ रहे हो भाई. आपको 27 करोड़ में खरीदा गया है, आप कप्तान हो, आपके पास वो एबिलिटी फॉर श्योर है. दिल्ली के साथ आपने 400 रन के सीजन भी प्रोड्यूस कर रखे हैं. तो ऐसा क्या होगा कि आप इतना ज़्यादा घबरा गए हो कि मतलब ये उस मैच में, आई थिंक कौन सा मैच था, CSK वाला मैच था जहाँ पे हमने बात करी थी कि ऋषभ पंत थोड़ा नीचे बैटिंग करने आए थे, उनको मैक्सिमाइज करना था, लास्ट के कुछ ओवर बचे थे. ठीक है, फिर उनको लास्ट में 3-4 ओवर में समझ में आता है, बट आधा मैच बचा हुआ आप अभी से अपना को डिमोट कर रहे हो. ये कावर्डली डिसीजन था अल्टीमेटली. हाँ, थोड़ा सा वो जिगरा नहीं दिख रहा था जो कि उनकी कप्तानी में दिखा है इस साल. बट बैटिंग में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं. मतलब दिस इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गाय हु वांट्स टू प्ले फॉर इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट टाइम. और अभी वर्ल्ड कप में थे हमारे 24 के वर्ल्ड कप विनिंग बंदा है और वैसे कर रहा है. बहुत बुरा लगा मुझे देखकर. एंड आई थिंक इट easily costed the team a lot because David Miller भी did not seem to be in the टेस्ट मैच ही खेल रहे थे भैया. टेस्ट मैच चल रहा था वहाँ पे. बदोनी ने इनफैक्ट सरप्राइजिंगली आके वहाँ पे सिंगल हैंडेडली गेम को खींचा है थोड़ा सा. उनका भी कैच छूटा था. ट्रिस्टन स्टब्स ने एक लड्डू कैच छोड़ा जो कि इस साल कसम खा के आए कि मैं ऑल्दो इतने सुंदर फील्डर हैं वो, लास्ट से भी अगर आप उनके कैचेस देखोगे क्रेजी कैचेस पकड़ते हैं वो, बट ऐसे लड्डू कैचेस भी उन्होंने छोड़े हैं जो कि ऑल्दो आज के टाइम पे तो नॉर्म ही बन गया. अब तो मैं कहूँगा IPL. हाँ, हर मैच में ही हो रहा है भाई. हर मैच में दिख रहा है मैं फालतू कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं. स्टैटिस्टिक भी निकालो ना क्रिकेट फॉर्म में. दिस IPL पास्ट 5 years में लीस्ट कैचिंग एफिशिएंसी के स्टार्ट्स आए हैं उसमें. अच्छा. और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो हम लोग को एकदम से झटका लगा ना कि यार एकदम से फील्डिंग स्टैंडर्ड्स ड्रॉप क्यों हो गए. उस स्टडी ने रिवील करा है कि पिछले 5 सालों में एवरी अदर सीजन, जब ये साल चल रहा है 25 का, अगले साल का 26 आएगा, हर सीजन जो सक्सेसफुल सीजन होता है उसमें फील्डिंग और बुरी होती गई है, कंसिस्टेंटली बुरी होती गई है. मतलब वजह सरप्राइजिंग, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, वो नॉलेज बढ़ रही है, हर जगह पे स्पेशलाइजेशन आ रहा है, फिटनेस इन जनरल बढ़ रही है, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कैचिंग फील्डिंग एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है. लॉकडाउन का इफेक्ट है भाई अभी तक. मतलब 2020 5 साल से वही हो गया. हाँ, जब से लॉकडाउन आया तब से लोगों को कुछ हो गया क्या कि कैसे छूटने बंद हो गया वायरस के चक्कर में. खैर, क्या ही कह सकते हैं. थैंक्स टू बदोनी एक रिस्पेक्टेबल टारगेट मिलता है. एंड मुकेश मगराथ हमारे जो हैं, पहली बात तो जिस तरीके से इन्होंने अब्दुल समाद को वो कॉटन बोल्ड करा था, एंड देन मिचेल मार्श को वो डंडा मारा था यॉर्कर, एंड देन लास्ट ओवर में आके पहले 3 बॉल पे 3 चौके खाए. फिर आयुष बदोनी को आउट करते हैं, एंड देन ऋषभ पंत को लास्ट बॉल प्ले डाउन करते हैं. भाई बंदे ने अपना मेंटल दिखाया है. पहले ओवर में पिटाई हुई थी, उसके बाद जो कमबैक करा है, आई थिंक 9 से भी कम की उनकी इकोनॉमी. मतलब पूरे सवाल उनके ऊपर यही थे ना, 9 से कम की इकोनॉमी है इनकी.
मुकेश मगरा की हाँ भाई 8.25 किया। मतलब पॉइंट पूरा यही आता है ना कि जो मैंने पहले कहा था कि ड्रॉप हो सकते थे ये, एंड मुकेश मगरा पे ये बातें थी। मुकेश मगरा तो सीरियसली बोल रहे हैं मतलब ये बात थी सीजन से स्टार्ट होने से पहले कि क्या आप उनको बेंच करोगे, हाँ। क्योंकि नटराजन जैसा खिलाड़ी अगर आ गया, आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर मोस्टली सबने यही सोचा था कि नटराजन स्टार्टर होने वाले हैं डीसी में, बट हाँ, सरप्राइजिंगली हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली। तो उसके बाद ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी किसी और को, एंड मुकेश ने 4 विकेट ले ली भाई। क्या 4 विकेट लिए हैं, इजीली स्टैंड आउट प्लेयर थे यार। जब आपकी टीम में स्टार्क, कुलदीप यादव जैसे बड़े खिलाड़ी हो, कुलदीप यादव को बाद में इंटरेस्टिंगली 10 से 15 ओवर के बीच में 3 ओवर डलवाए थे लगातार। उससे पहले उनको यूज ही नहीं करता बिकॉज अक्षर पटेल डोमिनेट कर रहे थे, एंड विपराज के एक ओवर में बहुत छोटी बॉल उन्होंने फेंकी थी जिसपे बहुत छक्के आ गए थे। कुलदीप यादव को विकेट नहीं मिला लेकिन फिर से वेरी इकोनॉमिकल, लेट्स नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। कुलदीप यादव भी तो वो हो गए हैं भाई, पर्पल कैप की रेस में 2nd 3rd पे आ गए हैं। हाँ, तो वो नूर से ऊपर निकल जाएंगे। मतलब मुझे लगा नहीं था स्टार्ट होते हुए कि कुलदीप यादव इतने अच्छे फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था कि वो एग्जैक्टली उस रिदम में आए ही नहीं थे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तो बहुत ही बुरे हाल लग रहे थे जब वो इंग्लैंड सीरीज खेल रहे थे, तो थोड़े बहुत सवाल थे उनके ऊपर, बट इस IPL में इट्स ग्रेट टू सी कि वो वापस अपने पूरे फुल फॉर्म में आ गए हैं। कमिंग टू द सेकंड इनिंग्स नाउ, पावर प्ले में 54 for 1 जो स्कोर था डीसी का, जो इंटेंट से खेला था, काइंड ऑफ लग रहा था कि गेम खत्म हो चुका है। पोरेल ने आती 15 रन जो शार्दुल ठाकुर के ओवर में आते हैं, करुण नायर ने भी बड़े तगड़े ड्राइव मारे थे डाउन द ग्राउंड होती, और आई थिंक करुण नायर थोड़ा ज़्यादा ही कैरिड अवे हो गए थे, एंड वो माकरम ने एक अंडर कटर फेंका। सीम का जो पोजीशन था इट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्क्वायर लेग इंस्टेड ऑफ द 45 डिग्री एंगल। फाइन लेग की जगह स्क्वायर लेग को पॉइंट कर रहा था। बॉल स्केड होके नीचे जाती है एंड बोल्ड हो जाते हैं वहाँ पे, बोल्ड प्लेड हो जो भी कहो। ठीक है, 2 मैचेस में रन मारे हैं, 2 में नहीं आए, 50% सक्सेस रेट चलता है, इट्स वेरी रीजनेबल एक्चुअली में। KL राहुल आते हैं बैटिंग करने के लिए, एंड पंत की तरफ से देखो एक और ऑब्जर्वेशन, इट इज़ क्लियरली विजिबल कि द गाय इज इन स्प्लिट्स। जो बॉलिंग लाइनअप उनको दी गई है इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। 5-6 बॉलर, 6 बॉलर तो चलो अब हो जा रहे हैं माकरम के चलते, वरना 5 बॉलर खिलाते हो, एंड सब में बहुत इनएक्सपीरियंस है। मतलब योर मोस्ट एक्सपीरियंस गाय इज परहैप्स आवेश खान आप कहोगे तो, हाँ शार्दुल ठाकुर वैसे तो कहोगे अगर आप टेस्ट वगैरह को भी ले लो इन कंसिडरेशन, बट T20 आईज इतना नहीं खेले इंडिया से वो, एंड ऑफ कोर्स ही इज नॉट द ओपनिंग बॉलर फॉर मोस्ट ऑफ द टीम्स। वहाँ पे यार मैं तो उनको वो खटक रही हुआ था, अगर उनको 5 बॉलर्स यूज करने पड़ रहे पावर प्ले के अंदर, इट इज क्लियरली शोइंग कि कैप्टन इज एट अ लॉस ऑफ थॉट कि हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाए विकेट लेने के लिए। मतलब एक जो उनका प्रीमियम स्पिनर होना था इन रवि बिश्नोई, वो चल नहीं रहे, वो भी एग्जैक्टली उस तरीके से स्टेप अप नहीं कर पाए हैं। दिग्वेश राठी इस संबंध जिनने उनकी एब्सेंस में वो कमान संभाली है एंड स्टेप अप करा है, तो दैट इज अ गुड पॉइंट। बट उसके अलावा इनएक्सपीरियंस है बॉलिंग लाइनअप में, शार्दुल जैसे लोग हैं, बट आई थिंक सबको पता ही है कि मतलब हाँ वो पर्पल कैप वाली रेस में थे, बट सबको पता ही था कि वो एग्जैक्टली पर्पल कैप के साथ एंड नहीं करने वाले थे। वो कुछ टाइम आता है उनका जहाँ पे उनके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं, वो सबका आउट करते रहते हैं, बट इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, तो ये प्रॉब्लम है। लास्ट लॉन्ग, और ऑल्दो प्रिंस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पावर प्ले के अंदर, एंड माकरम भाई थोड़ा ऑलराउंड परफॉर्मेंस देने लग गए, 2 विकेट उन्होंने निकाले अल्टीमेटली। 6 से 10 ओवर के बीच में थोड़ा मैं जल्दी से बात करना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे बाय द 10th ओवर DC 80 for 1 थी, और दिग्वेश और बिश्नोई ने काफ़ी टाइट बॉलिंग करी, चौके नहीं आ रहे थे क्लियरली, बट KL राहुल 20 बॉल पे 19 रन, क्या इतना स्लो होने की जरूरत थी, बिकॉज विकेट जेन्युइनली अच्छी थी बैटिंग के लिए, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। वॉटसन ने तो इनफैक्ट मिड इनिंग्स में कहा था कि भाई मतलब ऐसी मजाक में, लेकिन कि इतनी अच्छी विकेट है कि शायद ओपनर्स के बाद किसी की बैटिंग ही ना है। तो 20 बॉल पे 19 रन, आई थिंक इट वाज अनएक्सेप्टेबल टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल्दो इन हाइंडसाइट बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। मतलब मुझे यही लगता है कि KL राहुल का जब वो आए थे बैटिंग पे ना, ये 100 की थोड़ा धीरे खेल रहे हैं, मेरे दिमाग में अगेन ये क्लिक करा था स्टार्टिंग से ही कि ही वॉन्ट्स टू बी देयर जब LSG ऑन द लूजिंग साइड एंड करती है। आई नो कि एक वो पर्सनल एजेंडा आप ले आते हो उसके अंदर, एंड आपको लगता है कि यार ये सब टीम स्पोर्ट में नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट देना था एक, बट वो स्टेटमेंट देना था। एंड जब ऐसा टाइप का खिलाड़ी होता है जिसके साथ इतनी ओपनली सबको पता है कि क्या हुआ था, एंड इतना ज़्यादा मजाक बनाते थे, मीम्स बने थे उस चीज़ पे, देन आपकी टीम के खिलाड़ी भी जो होते हैं वो भी मतलब दे वांट यू कि आप हाँ बदला लो उस चीज़ का। और अगर कुछ लोगों को लग रहा हो कि हम ऐसे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक्चुअली में KL राहुल ने खुद भी चीज़ कह रखी है। चेन्नई वाले मैच में उन्होंने कहा था कि मुझे रियलाइज होता है कि मैं स्लो तो नहीं हो रहा हूँ, और आज के मैच में अगर आप नोटिस करो 11th ओवर में जब बिश्नोई आए थे, उन्होंने आते ही पहली बॉल पे एक्चुअली में बॉल मुंह के नीचे थी भी नहीं, थोड़ी खींची हुई बॉल थी, उसको भी मिड विकेट के ऊपर अगेंस्ट द टर्न छक्का मारा है। तो वो था थोड़ा बहुत कि मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूँ, रियलाइज दैट, एंड मैं 2-3 शॉट्स खेलूंगा रिलीज यहाँ पे, एंड आई विल गेट थिंग्स बैक इन वर्क, बिकॉज बीच में थोड़ा सा एक लगा था कि
अगर बॉल्स और नंबर ऑफ रन्स के बीच में गैप बढ़ता गया, जैसे हाँ। 35 बॉल्स पे 42 रन जैसे कुछ होने लग गया था धीरे धीरे, या फिर वो अक्षर पटेल ने आके न्यूट्रलाइज कर दिया। बिश्नोई ने एक्चुअली पहले बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, बट बाद में यार ही स्टार्टेड बोलिंग टू फुल। आई थिंक अभिषेक पुरोहित ने डोमिनेट करा उस चीज़ पे, केएल राहुल ने डोमिनेट करा, एंड अक्षर पटेल के अगेंस्ट ना ये भी टैक्टिक आई एम नॉट वेरी श्योर क्यों डाला जा रहा है बिश्नोई की तरफ से इस सीजन में। इफ़ यू ऑब्जर्व, कई बार वो लेफ्ट हैंडर्स को राउंड द विकेट आके बॉलिंग करते हैं, ओके और फिर उनको नेचुरली फुल लेंथ पे डालनी नहीं पड़ती, बिकॉज गुड लेंथ पे अगर बॉलिंग करेंगे तो रिस्ट पिन में ना विद द एंगल टर्न इतना मिलता है कि वो डाउन द लेग साइड बॉल चली जाएगी, तो वो आपको ब्रीदिंग स्पेस काटनी पड़ती है बॉल की, तो यू हैव टू पिच इट मच हायर। उसमें वो बॉल मुंह के नीचे आती है, लोग विद द टर्न मार देते हैं छक्के। हाँ, एग्जैक्टली अक्षर पटेल ने वही करा। मतलब अक्षर पटेल ने वही ये गेम थोड़ा और जल्दी खत्म करा दिया कायदे से। Smart अगेन innings. पॉइंट वही रहेगा जो कि हमने विराट कोहली के लिए कहा था अभी कुछ मैच पहले, कि आपने ऑब्वियसली मैच विनिंग पारी खेली, ऑल्दो उसमें देवदत्त पड्डीकल ने खेली थी वो, बट एंड तक रुके आप एंड आपने इंश्योर करा कि आपकी Smart टीम innings. मैच जीत रही है। ये इस चीज़ के पूरे नंबर है, एंड बहुत इसमें भी तो मैच विनिंग पारी केएल राहुल की थी मेरे अकॉर्डिंग। वही करा जो कोहली ने करा था। हाँ, बट पॉइंट वही है कि आप थोड़ा और जल्दी खत्म कर सकते हैं। ये नेट पिकिंग है, आई थिंक बहुत ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। नेट ऑन नेट का ईदर वे आई थिंक डीसी को बहुत ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। देयर ईदर वे गोइंग टू फिनिश इन द टॉप 2 मोस्ट प्रोबेबली। मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो ठीक है, पर हाँ मतलब मैं ये जो कहूँगा कि ओवरऑल अ वेरी कमांडिंग विन, लवली इनिंग्स बाय केएल राहुल एंड अक्षर पटेल, वेरी इंपैक्टफुल एज ऑलवेज विद द बैट एंड विद द बॉल आल्सो इस मैच में। तो एलएसजी के लिए भाई अब थोड़ा सा वो लग रहा है कि टेम्पलेट कहीं ना कभी तो एक्सपोज होना ही था, एंड अब 4 मैचेस आप हार चुके हो, 5 जीते हो, समवेयर इन बिटवीन आप चल रहे हो। अभी अगर मुंबई इफ दे स्टार्ट विनिंग तो फिर एलएसजी के ऊपर प्रेशर आएगा। हाँ, बस केकेआर ने तो कसम खा ली कोई प्रेशर नहीं देना इनको। या केकेआर, आरआर, सीएसके और एसआरएच, ये 4 टीम तो मुझे लग रहा है कि अब मतलब किसी को अगर गेस करना हो कि टॉप 4 कौन होंगे तो 3 तो आई थिंक बहुत क्लियरली सबको नज़र आ रहे हैं। जीटी फॉर श्योर हो सकती है, डीसी हो सकती है, एंड पंजाब का भी लोग कहेंगे क्या होगा या क्या नहीं होगा। आई स्टिल थिंक हो जाएगा, पर वो जो 4th स्पॉट के लिए अभी मुंबई ऊपर आ रही है, आरसीबी ऑलरेडी लड़ रही है, एंड एलएसजी का हेर एंड देयर है, तो 3 लोग एक स्पॉट के लड़ रहे हैं, तो वो भी देखने में मजा आएगा। अब इनकी बातें करते हैं, आरसीबी, मुंबई, इन सब की बातें करते हैं, आरआर की। एसआरएच और एमआई का जो मैच होने वाला है अभी आज, उसका प्रीव्यू जल्दी से करते हैं एक बार। एसआरएच फाइटिंग फॉर द बॉटम स्पॉट एंड मुंबई फाइनली शोइंग आफ्टर विनिंग 3 मैचेस कंसेक्यूटिवली की फॉर्म में सब आ रहे हैं वापस। जो लोग बचे, कुछ जो पीसेस थे जो कि फॉर्म में नहीं थे, वो भी वापस आ चुके हैं, स्पेशली रोहित शर्मा। एंड यार इजीली आई थिंक सब अग्री करेंगे कि आफ्टर द ऑक्शन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11s ऑन पेपर तो मुंबई की लगी रही थी। हाँ, अब वो इन रियलिटी क्लिक भी करनी शुरू हो गई ना, तो इट इज़ अ वेरी स्केरी टाइम फॉर ऑल द अदर टीम। सबको डरना चाहिए। मतलब राइटफुली सो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाँ भाई लग रही थी, आई थिंक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही लग रही थी। उसके अलावा मतलब नाम इतने बड़े, प्लस वो टेम्पलेट भी पूरा हाँ है, in sync था। मेंटेन्ड है। मतलब हमने एसआरएच की बात करी, कैसे उनके बैटर्स बहुत अच्छे हैं, बट बॉलिंग में कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मुंबई के साथ बॉलिंग भी सॉर्टेड है, बैटिंग भी सॉर्टेड है, डेप्थ भी सॉर्टेड है। बस वही था कि टॉप ऑर्डर क्या चलेगा या नहीं चलेगा, एंड रोहित शर्मा लास्ट मैच में चले तो पॉजिटिव साइंस। एसआरएच का ऑन द अदर हैंड आई थिंक ये डू और डाई मैच। अगर ये मैच हारते हैं, उनकी नेट रेट इतनी खराब है कि आई डोंट थिंक वो इसका कम बैक कर पाएंगे। अगर आज एसआरएच हारती है, आई थिंक वर्चुअली हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली तो नहीं होगा, मैथमेटिकली नहीं होगा, बट वर्चुअली हम कह सकते हैं कि दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, विच इज़ वाई दे कुड बी वेरी डेंजरस। एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड अभी ज़्यादा बोलूंगा नहीं, अभी रिसेंटली मैच हुआ था, बट 24 में से 10 बार एसआरएच जीती है, 14 बार मुंबई जीती है। लास्ट 5 में से 4 बार मुंबई जीती है, एसआरएच से 1 जीती है। और अभी इस सीजन में जो पहला मैच है वो भी मुंबई बड़े डोमिनेट करके जीती थी। टॉस कंडीशंस की बातें करें, आई थिंक घर पे एसआरएच खेल रही है, दे विल हैव द बेस्ट शॉट एट विनिंग द गेम इफ दे हैव अ बेल्टर ऑफ अ विकेट। तो आई होप कि एकदम एक सुंदर पाटा विकेट दी जाए बैटिंग के लिए, वो ड्राई विकेट ना आए यहाँ पे जिसमें बॉल फंसने लग जाए और उनके बैटर्स एक्सपोज हो जाए। आई थिंक उनको अगर बेस्ट चांस अपने आप को देना जीतने का, तो एक अच्छी बैटिंग विकेट पर ही मिलेगा। आई थिंक बैटिंग विकेट का होगा, प्लस अगर ऐसी विकेट मिलती है तो टॉस भी टू सम एक्सटेंट आई थिंक एटलीस्ट फॉर एसआरएच तो इररिलेवेंट सा हो जाता है। कौन सी पिच है वो जिसमें वो लोग बोलते हैं ना ग्रेवयार्ड, जो जिसमें पंजाब का मैच होता है, पिच नंबर 2 है, पिच नंबर 6 है, पता नहीं, लोग कमेंट से बताएंगे जरूर। जो भी आई थिंक अगर बेल्टर विकेट मिलती है तो टॉस जो है उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि एसआरएच को हमने चेस करते हुए भी देखा, 246 चेस कर चुके हैं वो, एंड बैटिंग फर्स्ट करते हैं, तो वी ऑल नो कि एक बेल्टर पिच पे कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं वो लोग। विच इज व्हाई ऑल्दो मुंबई ने भी चेस बड़ा रिसेंटली कन्विंसिंगली करे सारे मैचेस में, इंक्लूडिंग द वन अगेंस्ट एसआरएच। सो आई एम नॉट श्योर, मतलब इट माइट बी अ गुड टॉस टू लूज, बिकॉज ड्यू का भी फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है अभी हैदराबाद में। एंड एसआरएच जो है वो चेस भी कर सकती है भाई, मतलब पंजाब वाला टारगेट चेस करके दिखाया था उन्होंने, बट मुझे लगता है ना कि वो हमेशा नहीं होता, वो वन ऑफ मैचेस होते हैं। वरना पिछले साल आपने क्यों नहीं देखा इतने सारे 250 के टारगेट बने, एक भी चेज नहीं हुआ।
वो मोर और लेस आप शॉट पड़ ही जाते हो, तो बैटिंग फर्स्ट मे बी द सेफर ऑप्शन। अगर आप पहले बैटिंग करके 240 बना रहे हो या तो आपने वर्चुअली कंफर्म कर दिया कि आप हाँ, जीत रहे हो, जीत ही अनलेस जाओगे। ब्लंडर इन द बॉलिंग। तो शायद बैटिंग पहले एसआरएच करे तो अच्छा कर पाए, होपफुली। प्लेइंग इलेवन की बातें करते हैं। एसआरएच के लिए मैं कहूँगा एक हार्श कॉल है पर्सनली, बट अगेंस्ट मुंबई ऑन अ बेल्ट ऑफ अ विकेट आप रिस्क नहीं ले सकते सिर्फ 5 बॉलर्स खिलाने का। हाँ तो अनफॉर्चुनेटली ईशान मलिंगा को मेरे ख्याल से बैठना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही है ना कि अगर आपको बैटर भी कम से कम 7 चाहिए, 8 तो भूल ही जाओ, तो आपको फिर एक फॉरेन स्लॉट पे चेंज करना पड़ेगा, विच इज कमिंदू मंडिस आ जाएंगे। या तो नंबर 7 पे वो बैटिंग भी हो जाएगी और उनकी और एक बॉलिंग ऑप्शन भी दे देंगे। 8 पे कमिंस आ जाएंगे। राइट, उससे ऊपर के 6 के प्लेयर सेम रहेंगे, क्लासेन, अनिकेत, नीतीश रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक। ईशान किशन का लोग बोलेंगे कि क्या आप कर सकते हो इनको बेंच, बट पॉइंट वही है कि इनके पास बेंच पे कौन से ऐसे बहुत तीर मारने वाले खिलाड़ी हैं। में सब हो गया था कि किसी और को ले आओ। बॉलिंग में फिर मैं कहूँगा पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, जीशान, ये तो है ही। इम्पैक्ट प्लेयर में फिर मैं उनादकट लेके आऊँगा, क्योंकि सिमरजीत नहीं करे ऑफ कोर्स वर्क। अगर कोई एक्स्ट्रा पेसर चाहिए शाम मलिंगा की जगह तो उनादकट कुड बी अ ग्रेट चॉइस। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम भी जब एसआरएच और एमआई खेली थी होम ग्राउंड पे एसआरएच के लास्ट सीजन, वो भी बड़ा हाई स्कोरिंग गेम हुआ था। इसमें मुंबई ने भी ऑलमोस्ट 240 बना दी थे। उसमें उनादकट ने कटर्स बड़ी अच्छी डाली थी, बहुत अच्छा उसमें रोका था उसने आखिरी 5 ओवर में। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन एलिमेंट जो कि एसआरएच की बॉलिंग में मिसिंग रहा है। इनफैक्ट कमिंस ने मुंबई वाले मैच में कटर्स यूज़ करी थी, उनको 2-3 विकेट बड़े अच्छे मिले थे वहाँ पे। विल जैक्स वगैरह को, स्काई को सबको आउट करा था उन्होंने मिड ऑफ पे, शॉर्ट ऑफ एंड कटर्स डालकर। तो वो चीज़ ना और ज़्यादा कम्युनिकेट होनी चाहिए इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। उनादकट करके दिखाएंगे। उनादकट यार लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मंजू खिलाड़ी हैं, बहुत साल हो गए खेलते हैं उनको भी, एंड बहुत बड़े बड़े मनी डील लेके गए हैं वो, तो टीम्स को पसंद भी हैं वो। आई थिंक उनको इस मैच में खिलाना चाहिए। एक हार्श कॉल है बट करना पड़ेगा। मुंबई के लिए आई थिंक कोई डिस्कशन नहीं है, जीत रही है टीम, सेम स्ट्रेटजी। 3 मैचेस आप लगातार जीतते आ रहे हो, किसी भी जगह पे कोई भी कमी नहीं लग रही इस टाइम पे। जो भी आपके लिए हुआ है वो पॉजिटिव ही हुआ है, तो आपको कुछ ज्यादा ऐसा चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। एंड दैट मींस कि फिर विल जैक्स एज अ फिनिशर खेलेंगे, ही इज कंट्रीब्यूटिंग विद द बॉल आल्सो। तो क्योंकि अब अगर स्काई नंबर 3 पे इतना अच्छा कर रहे हैं, रोहित ऊपर इतना अच्छा कर रहे हैं, तो फिर क्यों तोड़ना इस चीज को? हाँ, तिलक ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस दी हुई है, हार्दिक ऑलरेडी अच्छा खेल रहे हैं, तो हाँ यू डोंट वांट टू मिस दैट। नमन धीर तक ने एक परफॉर्मेंस दे रखी है, नमन धीर बहुत अंडररेटेड रहे हैं भाई, मुझे लगता है। तो आई थिंक उनके लिए सेम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। की बैटल्स की बातें करते हैं। आई थिंक रोहित वर्सेस कमिंस इज द वन आई एम वाचिंग फॉर पर्सनली। रोहित को भाई बैटिंग है भाई, रोहित शर्मा की बैटिंग में कुछ जादू जिस है। दिन वो होते हैं उस दिन तो मतलब धागा ही खोल देते हैं सारे बॉलर्स का, फिर फर्क नहीं पड़ता। आप स्टार को आप क्या पता, बुमराह अगर कभी देखने को मिलेगा मैं आगे, तब मजा आएगा देखने में, बट जिस दिन व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग तो कोई भी बॉलर कुछ नहीं है भाई सामने। प्लस आई थिंक 23 वर्ल्ड कप के बाद से इन वाइड बॉल क्रिकेट, नॉट इन रेड बॉल क्रिकेट ऑफ कोर्स, थोड़ा लगता है भाई रोहित डोमिनेट करते हैं कमिंस को, थोड़ी खुन्नस तो दिखती है। ऑस्ट्रेलियंस के अगेंस्ट मतलब ट्रैविस हेड का भी देखने में बड़ा मजा आता है, कैसे वो खूब अफेक्शनेट है रोहित शर्मा की तरफ, बट रोहित शर्मा ने कभी वो रेसिप्रोकेट करके नहीं दिखाई वो चीज़ को। I would love to see this battle. पहले मैच में भी कमिंस नहीं उनको फुल टॉस पे आउट करा था। स्काई वर्सेस उनादकट, फॉर द सेम रीजंस दैट आई मेंशन्ड। स्काई जिस फॉर्म में ऐसा लगता है आउट ही नहीं होंगे भाई। वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया इन द 2026 वर्ल्ड कप। एंड उनादकट की जो स्लोअर वंस है, कटर्स हैं, दे वुड बी वेरी क्रूशियल कि आप स्काई को फ्रस्ट्रेट करो बेसिकली, जब रन आराम से नहीं आ रहेंगे। स्काई को हमने आरसीबी वाले मैच भी आई थिंक देखा था ना, वही जब वो बैक ऑफ द हैंड एसडेल की रीड नहीं कर पाए थे, वो जब 3-4 बॉल कनेक्ट नहीं होंगे ना तो ऑटोमेटिकली इरिटेशन सेट इन होता है, वो उसमें मार्केट काम आ सकते हैं। अभिषेक शर्मा से बुमराह, ये तो गिवन आई थिंक। अभिषेक शर्मा भी व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग तो अच्छे खासे बॉलर्स को डोमिनेट कर सकते हैं। तो बुमराह को करुण नायर एक बार कर चुके हैं, व्हाई नॉट अभिषेक शर्मा दिस टाइम? अभिषेक शर्मा को भी करना पड़ेगा, करेगा। विच इज माय लास्ट बैटल आल्सो, हेड वर्सेस बोल्ड। हेड को डोमिनेट करना पड़ेगा। अगर इन्हें डोमिनेट नहीं करें दोनों ने, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द मिडिल ऑर्डर टू फायर फॉर एसआरएच। मतलब पावर प्ले में अगर ये दोनों आउट हो जाते हैं, द गुड थिंग इज कि पूरे डुअल जो है वो हमें रिजल्ट उसका पावर प्ले में पता चल जाएगा इन द इनिशियल 6 ओवर्स। अगर बुमराह और बोल्ड ने डोमिनेट करा देन इट मींस कि एसआरएच के लिए मैच खत्म है एंड मतलब बाहर हो भाई। आप प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है इस मैच में? आई थिंक क्लोज तो हो सकता है यार। मतलब एसआरएच का जब भी हमने बात करी है ऐसा ही होता है कि इनको अवे जाएंगे, कोई धीरे वाली विकेट मिल जाएगी, स्लो विकेट मिल जाएगी तो दे विल स्ट्रगल। फास्ट विकेट, बाउंसी विकेट पे प्रॉपर बैटिंग विकेट्स अगर आप इनको दे दो तो अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ वही है कि आपकी बैटिंग अच्छी हो, स्कोर आप बड़ा करो, फिर उसको डिफेंड करने के लिए जाओ या फिर आप चेस करने जाओ।
तो आई थिंक ऐसे ही विकेट्स में इनका बेस्ट निकल के आता है. एंड द गुड थिंग इज कि लोग अपने घर पे ही खेल रहे हैं. एट द सेम टाइम मुंबई भी जिस फॉर्म में है, आप कैसे कह सकते हो भाई कि वो भी बना सकते हैं भाई 250. कमबैक जब कर रही होती मुंबई तो वो एक अलग डिफरेंट टीम लगती है. इस टाइम पे भी मतलब इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज गोइंग राइट फॉर देम. एसआरएच का उल्टा है, एक मैच में विन आई थी इनकी अच्छी खासी, फिर अगला मैच हार गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई वापस. मतलब आई पर्सनली वांट एसआरएच टू विन दिस गेम ताकि थोड़ा आईपीएल इंटरेस्टिंग हो. बट मुझे ये भी लगता है भाई हार्दिक पांड्या के लिए बड़ा अच्छा लगता है. हाँ, हमेशा कैप्टन क्लिक करेंगे ना. ऑल्दो वही है कि मैं दिल से चाहता हूँ कि हार्दिक पांड्या मुंबई में एक टाइटल जीत जाए, सारे एलिगेशन को खत्म करे. बट दैट वुड मीन कि मुंबई 6 टाइटल जीत गई है. तो मैं वो नहीं चाहता. लेकिन तो क्योंकि अगर वो टाइटल नहीं जीतेगा ना मुंबई से, एक भी तो लोग कहेंगे कि यार टाइटल तो नहीं लिया, गलत डिसीजन था पूरा, फालतू में आपने कर दिया. वो बहुत इंजस्टिस होगी. बट एज अ केकेआर फैन भाई मतलब 5-6 टाइटल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे यार सीधा. वो बड़ा मुश्किल है देखना. मतलब इस मैच में तो आई वुड गो फॉर एमआई. आई थिंक वो ओवरऑल नैरेटिव थोड़ा बेटर है उनका. एसआरएच एक शॉकर दे सकती है डेफिनेटली. हाँ, मतलब गेम क्लोज भी जा सकता है शायद, बट आई थिंक एमआई स्लाइटली एज. लॉजिकली अभी तो स्ट्रॉन्गर ही है टीम यार. बट आई वुड होप कि एसआरएच कुछ फाइट दिखाए. एंड इसीलिए हम लोग जरा लास्ट मैच के ऊपर चलते हैं. हमारे आरसीबी वर्सेस आरआर का जो मैच होने वाला है, इसका नैरेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है. इसके नैरेटिव पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि आरसीबी का तो फर्स्टली 100% रिकॉर्ड जो है, घर पे सारे हारने, बाहर सारे जीतने, वो एकदम इंटैक्ट हो रखा है. इनफैक्ट हम लोग उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें कर लें जल्दी से. 33 मैचेस में से 16 टाइम्स आरसीबी जीती है, 14 टाइम्स आरआर जीती है, 3 नो रिजल्ट रहे. और लास्ट 5 रिसेंट मैचेस में से 3 बार आरसीबी जीती है, इंक्लूडिंग जो पिछले हफ्ते हुआ था, जो कि बहुत ही इजी डोमिनेट करके आरसीबी जीती थी. तो आरसीबी का आई थिंक यही पूरा एक नैरेटिव बना हुआ है कि घर पे पिटते हैं और बाहर पीटते हैं. और आई थिंक थोड़ा अनफेयर है क्योंकि घर पे वो हमेशा टॉस हार जाते हैं, उनको पहले बैटिंग करनी पड़ती है. रजत पाटीदार ने भी लास्ट मैच में ये बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू विन अ टॉस देयर. तो उनको खुद भी पता है कितना ज्यादा मैटर करती है चीज. मतलब वही ना, अगर आप टॉस जीत कर आप चेस करो और फिर भी आप हार गए हो तो फिर हम कहेंगे कि यार मतलब फिर तो घर में जनरली लोग कंडीशंस रीड नहीं कर पा रहे या अडैप्ट नहीं कर पा रहे, क्या इशू एग्जैक्टली. बट अभी आई थिंक इट इज टू अर्ली. अभी इट्स अनफेयर आप अगर उनको क्रिटिसाइज करोगे कि घर पे हार रहे. 3 ही मैचेस हुए हैं और अब रियल टेस्ट नाउ बिगिंस. 4 मैचेस 6 में से उनके जो है घर पे होंगे. इट्स नाउ और नेवर. बट आई थिंक इन सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा इशू है आरआर के ऊपर, जो कि अभी रिसेंटली देखो टीम में क्लियरली बहुत डिसजॉइंटेड फीलिंग आ रही है. 2-3 कैंप्स बन रखे. जो मैनेजमेंट चल रही है अभी, टीम की स्ट्रैटेजी चल रही है, इन सिंक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा T20 टेम्पलेट के. परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही तो मूड वैसे ही खराब होता है. और साथ ही साथ अभी हमें मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस देखने को मिल रहे हैं. अभी मैच फिक्सिंग के जो एलिगेशंस हैं भाई, काफी बड़े और काफी सीरियस एलिगेशंस होते हैं अगर आप किसी टीम को कहोगे मैच फिक्स करना है. क्रिकेट में शायद द मोस्ट डिसग्रेसफुल थिंग पॉसिबल इज फिक्सिंग अ मैच. हाँ, मतलब किसी में भी आप देखोगे वो बिट्रेयल कहते हैं ना उस चीज़ को. तो बिट्रेयल इज ऑलवेज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट या फिर द बिगेस्ट क्राइम इन जनरल, उसको ही बोला जाता है. और मेन प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ये स्टेटमेंट कहाँ से और किस तरह तुम्हें पता है वो सब नहीं. बेसिकली अब देखो ये इतना बड़ा एलिगेशन अगर हो जाता है ना, पॉइंट क्या होता है सोशल मीडिया पे आजकल जो लोग आईपीएल नहीं भी देखते हैं, क्रिकेट फॉलो नहीं भी करते, दे आर ऑल्सो समहाउ कनेक्टेड टू आईपीएल बिकॉज ट्रेंड चल रहा है. तो कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करूंगा या कमेंट करूंगा तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी. एंड नाउ ऐसे स्टेटमेंट्स इन लोगों को एक इंसेंटिव दे देते हैं क्रिकेट का नाम खराब करने के लिए. अब मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है. तो रियलिटी ऑफ द मैटर क्या है ना, जब आप देखोगे कि क्या फैक्ट्स हैं सिचुएशन के और क्या पीछे पॉलिटिकल एंगल है, तो बड़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. एंड यू विल ऑल्सो बी वेरी एंगर्ड अबाउट दिस. बेसिकली क्या हुआ है, जो हरियाणा कह रहा हूँ, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, आरसीए करके बुलाऊंगा आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए आसानी से. आरसीए में एक ऑफिशियल है, वो बेसिकली बीजेपी की मंत्री हैं. ठीक है, बीजेपी के. अब मैं इसमें बीजेपी कांग्रेस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिकली कह रहा हूँ एक पॉलिटिकल पर्सन है. क्रिकेट से कोई लेना देना है नहीं उनका, पता नहीं क्रिकेट के बारे में कितना समझते भी हैं. उन्होंने क्या कहा है, बेसिक उन्होंने ये कहा है कि आरआर जो है ये 9 रन नहीं चेस कर पा रही है लास्ट शो में, तो उन्होंने तो मैच फिक्स कर रखा है. अब आपने, आई डोंट नो आप क्रिकेट कितना जानते हो, होपफुली आप बहुत क्रिकेट जानते होंगे तभी आपने ऐसा कमेंट करा, तभी आप आरसीए में हो. ऑल्दो इन सेइंग दैट हमने बहुत बार देखा कि जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता होता वो भी बीसीसीआई और एससी एसोसिएट नेशंस कह रहा हूँ बोर्ड्स में आ जाते हैं स्टेट के. आपको पता भी होगा बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसे कमेंट दोगे तो कुछ सोच समझ कर ही दे रहे होगे. आई एम अज्यूमिंग कोई प्रूफ है नहीं. इनको बेसिकली ये बात झेली नहीं गई कि ये 2 मैच राजस्थान रॉयल्स हार गई है, और हार गई तो टीम को सपोर्ट करना चाहिए भाई, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहिए. एलिगेशन थोड़ी लगा दोगे सीधा फिक्सिंग का. इसके पीछे की सच्चाई पता क्या है, अब बीसीसीआई ने चीज़ ऑन रिकॉर्ड आके साफ कर दी है. बेसिकली क्या है, आरसीए जो है अभी वो डिसॉल्व हो रखी है, एड हॉक कमेटी बना रखी है. एड हॉक कमेटी का मतलब होता है कि
एक्चुअल कमिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो एक टेम्पररी ग्रुप ऑफ मेंबर्स बना रखे हैं फॉर द टाइम बिंग जो लोग मैनेज कर सकते हैं. तो क्योंकि ये डिसॉल्व हो रखी थी अभी, तो राजस्थान रॉयल्स के जितना भी मैनेजमेंट था मैचेस का, वो वहाँ की जिला परिषद को दे दिया गया था, वो आरसी को नहीं मिला. भाई डिसॉल्व तो कहाँ से दे देंगे. इस बात से ये लोग चिड़े हुए हैं. तो अब इनको मौका चाहिए टीम को डुबाने का, कि इन्होंने ईगो पे आगे बात अब, तो इन्होंने सीधा एलिगेशन लगा दिया फिक्सिंग का. इतनी सी बात है. इस बात को लेके बीसीसीआई ने आके बोल दिया कि फालतू के क्लेम्स हैं सारे, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है. हमने एंटी करप्शन यूनिट पूरी टीम के साथ बैठा के रखते हैं हम लोग 24 घंटे, कुछ हो लोगों हमें तुरंत पता चलेगा. मतलब जब मैंने पहली बार ये स्टेटमेंट सुनी थी तो मेरे दिमाग में भी मतलब इट वाज नेवर लाइक कि ओ भाई क्या सीरियस चीज़ हो गई है एंड अब तो भाई खुलासा होगा प्रॉपर. वो इसलिए नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आई थिंक इस पूरे एलिगेशन को जो मीडिया हाउस है, जो भी क्रिकेट फैंस है, उनने भी खुद भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया. पहली बात तो या मैं कह रहा हूँ अगर एक भी बंदा ले रहा है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम. हाँ प्रॉब्लम है क्योंकि आपने वो क्रिएट कर दिया लोगों के दिमाग में. एंड सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये थी इस पूरे स्टेटमेंट से कि इनने मतलब इतना वेग स्टेटमेंट था ये कि ये 9 रन चेज नहीं कर पाए एलएसजी के अगेंस्ट रियाद पराग की लेड टीम जो थी एंड 2 रन से ये लोग मैच हार गए. ऐसा कैसे हो सकता है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा मैच फिक्सिंग का एलिगेशन लगा है, कोई प्रूफ होगा, कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग होगी, कुछ कॉल होगी, किसी पे कुछ सस्पेशन आया होगा. जैसे हमने देखा था कि अभी हाल ही में बीसीसीआई ने सारी टीम्स को नोटिफाई करा था, अलर्ट करा था कि एक हैदराबादी बिजनेसमैन है जो कि शायद स्कैम वैम में इन्वॉल्वमेंट हो. उसका भी लोगों को लग रहा है कि फिक्सिंग हो रही है, वो फिक्सिंग नहीं है भाई, वो बिजनेस स्कैम है. हाँ, तो उसमें वो हो इन्वॉल्व करे. तो मतलब चलो आपने थोड़ी बहुत डिफाइन करा कि अच्छा एक हैदराबादी बिजनेसमैन है, वो इन सब में इन्वॉल्व करा सकता है लोगों को, तो उनसे थोड़ा बच के रहना. यहाँ पे ना किसी प्लेयर का नाम आया, ना कोई फ़ोन कॉल, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कोई प्रूफ नहीं था, एक वेग स्टेटमेंट थी. एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मतलब यार आपने इतने सारे खिलाड़ी हैं, प्लस मतलब खिलाड़ियों की तो एज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती भाई, सारे 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं. मतलब दे आर गिविंग देयर ऑल एंड यू आर नॉट एट ऑल रिस्पेक्टिंग देयर हार्डवर्क रिगार्डलेस कि अगर टीम परफॉर्म अच्छा कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि यार अपने अपने साल होते हैं, कभी करती कभी नहीं करती. बट पूरा हार्डवर्क को आप लोग ब्लेटेंटली बस कॉल आउट करके आपने बोल दिया कि फालतू चीज़ है, फिक्सिंग हो रखी है. और जो लोग अभी क्वेश्चन करेंगे कि यार फिक्सिंग में हमेशा प्रूफ थोड़ी होता है, वरना सब जेल में नहीं होते, तो आपके लिए हमने 5 घंटे का कंटेंट तैयार कर रखा है. 1.5 घंटे का एक पॉडकास्ट है जो कि अजरुद्दीन वाले टाइम पे फिक्सिंग का केस हुआ था. 1.5 घंटे का एक पॉडकास्ट है जो कि आईपीएल में 2013 में फिक्सिंग हुआ था, इसमें राजस्थान भी इन्वॉल्व थी. और 2 घंटे का हमने पॉडकास्ट एक लॉयर के साथ बैठ के कराया मैच फिक्सिंग के ऊपर. 5 घंटे का कंटेंट है. अब जाके देखिए, आप समझेंगे पूरा कि प्रूफ्स हर जगह होते हैं और कोर्ट में अभी ऐसे लॉज नहीं है कि मैच फिक्सिंग के लिए आप लोगों को जेल में डाल सको. तो उस टाइम पे 2013 पे भी प्रूफ्स थे, अजरुद्दीन वाले टाइम पे भी प्रूफ्स थे, बट वो जेल क्यों नहीं जाते उसका रीजन अलग होता है. यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा. दिस इज नॉट इवन क्लोज. एंड माई प्रॉब्लम इज कि इस चीज़ की पूरी सच्चाई पता है क्या है, क्रक्स निकालूं तो इट इज़ अ बेसिक क्लासिक केस ऑफ अ पॉलिटिशियन गेटिंग हर्ट बाय हिज ईगो. बस मतलब पॉलिटिशियंस को हर्ट कर दिया तो मैं कुछ उल्टा करूंगा. प्लस पॉलिटिशियंस का ये भी है ना, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्रिकेट के अंदर, क्योंकि वो भी हमने डिबेट कर रखी है उसके ऊपर. एंड आई एम नॉट स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑल दिस कि पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व ना हो क्रिकेट के अंदर, क्योंकि भाई एक एडमिनिस्ट्रेट करना वो भी एक अलग आर्ट होती है, हर क्रिकेटर वो चीज़ नहीं कर सकता. बट एट द सेम टाइम मतलब अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो तो यू कांट जस्ट ब्लेटेंटली से एनीथिंग दैट कम्स टू योर माउथ. कुछ भी आप आके नहीं बोल सकते. एंड थोड़ी मतलब अकाउंटेबिलिटी, वेरी इररिस्पॉन्सिबल. मतलब दिस शुड बी कॉल्ड आउट, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो. एंड एट द सेम टाइम मैं तो ये भी कहूँगा कि कई सारे फैंस भी आजकल जिनकी टीम्स हार रही है, इंक्लूडिंग माई ओन टीम. आजकल ये बड़ा फेमस बन गया कि कमेंट्स में आके बोल दो कि अरे फिक्सिंग हुई है, वरना तो ऐसे चोक कर ही नहीं सकते थे, लोएस्ट टोटल डिफेंड हो ही नहीं सकता था. भैया आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि इससे अच्छा तो आप ये बोल दो कि हाँ हम बेकार टीम है, हम हार गए, रादर दैन सेइंग कि हमारी टीम ने फिक्सिंग करी है. इससे बड़ा एलिगेशन अपनी टीम पे कौन डालेगा? तो इससे आप ये जस्टिफाई नहीं कर रहे कि हमारी टीम अच्छी है लेकिन फिक्स कर रही है, और बुरी चीज़ है भाई. उन्हीं प्लेयर्स को, उन्हीं क्लब को जिससे आप प्यार करते हो, उसको ही आप कॉल आउट करके कह रहे हो कि इन लोगों ने मैच फिक्स फिर तो बैन कर दो ना. फिर एग्जिस्टेंस में क्यों है? तो ऐसा मत बोला करो भाई, आप अपनी ही बेइज्जती कर रहे हो और अपने क्लब की बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो अपने क्लब के ऊपर. खैर, कमिंग बैक टू दिस गेम, इस नैरेटिव के साथ क्लियरली बहुत अनरेस्ट है आर में यार, एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड. टॉस एंड कंडीशंस की बातें करते हैं. चेन्नई स्वामी में मैच है तो आंख मीच के टॉस जीतो फॉर श्योर भाई, और चेस करो. गोज विदाउट सेइंग, चाहे पिच थोड़ा फंस रहा है, कैसा भी हो रहा है, आपको हमेशा चेस करने में बेनिफिट ही मिलेगा. प्लेइंग इलेवन में आई थिंक आरसीबी की तो अब सेम ही टीम है रोमारियो के साथ. मतलब रोमारियो के साथ सही है. हमने पहले बात करी है इसकी, कुछ लोग जेकब बेथेल की बात कर रहे थे लाने की, बट रोमारियो के आने से यस, मतलब बॉलिंग उनका ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत कुछ ले आते हैं वो, बट द सेम टाइम टिम डेविड पे जो पूरा प्रेशर था कि आपको फिनिशिंग डिपार्टमेंट अकेले संभालना है, क्योंकि कृणाल पांड्या तो कुछ खास नहीं कर पाएंगे बैट से, वो उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी
हट जाएगी एंड शेयर कर सकते हैं रोमारियो शेफर्ड उनके साथ, क्योंकि पावर हिटर वो भी हैं. प्लस चिन्नास्वामी में ही कुड बी अ डबल एज स्वॉर्ड. बैटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन बॉलिंग में भी Bowling क्या में, एक्सप्लोसिव हो जाएंगे ज़्यादा, वो देखने वाली बात होगी. बट आई थिंक अभी विनिंग स्ट्रैटेजी है, चेंज नहीं करनी चाहिए. आरआर के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो आपने 5 बॉलर्स का नया दोबारा से टैक्टिक लेके आए हो आप, भाई गो बैक टू योर रूट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ T20 is being played right now. आपने वो 2 मैचेस में करा था, बीच में हम दोनों मैचेस जीते भी थे. तो हैव अ 6th बॉलिंग ऑप्शन. 5 बॉलिंग ऑप्शन आप चिन्नास्वामी में जा रहे हो, कोई भी कहीं का भी सेंस नहीं बनता टैक्टिकली. मतलब चिन्नास्वामी में फॉर श्योर ऐसा होता है हर मैच में किसी एक बॉलर का गंदा दिन आता ही आता है, पिटता ही पिटता है. इट्स सैड टू से कि राहुल द्रविड़ ये मैनेजमेंट में ऐसा कैसे हो सकता है. राहुल द्रविड़ ने तो रोहित शर्मा ने खुद आके कहा, द्रविड़ ने खुद आके कहा कि कितनी बार हम लोग का डिसएग्रीमेंट था, पर क्योंकि मेरा कैप्टन ऐसा बोल रहा तो मैं कहता नहीं, मैं अपने कैप्टन को बैक करूंगा. जब रोहित शर्मा ने कहा नहीं मुझे 8 बैटर चाहिए, नहीं मुझे 6 बॉलर चाहिए, इवन इफ इट मींस कि दुबे रिंकू के ऊपर खेलेंगे, पर मुझे ऐसा चाहिए, जीत के दिखाया, आपको रिजल्ट्स मिले, राहुल द्रविड़ को वो वर्ल्ड कप मिला. Why would he not replicate the same thing, the winning combination in Rajasthan Royals? क्या उनकी सुनी नहीं जा रही? तो मुझे नहीं पता. बट वैसे ही आई फेल टू अंडरस्टैंड. 5 बॉलर्स खिला रहे हो, फिर आप कहो मैं रियान पराग से बॉलिंग करूंगा या फिर नीतीश राणा से बॉलिंग कराऊंगा. मजाक थोड़ी चल रहा है यार यहाँ पे. सो आई थिंक आकाश मधवाल या फिर कुमार कार्तिक है, जिसको भी लेके आना आपको, लाओ शुभम दुबे की जगह पर एंड स्टिक टू आर्चर एट नंबर 8. ट्रस्ट हिम एज अ नंबर 8 बैटर. 9 बैटर लेके आप वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ रहे, 9 रन चेज नहीं हो पा रहे. सो वो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए. की बैटर्स की बात करते हैं, आई थिंक कोहली वर्सेस संदीप शर्मा गोज विदाउट सेइंग. संदीप ने उनको आईपीएल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिसमिस करा है. लास्ट मैच अभी कैच आउट होने वाले थे, छूट गया था कैच. प्लस मतलब अगर कोहली चेस कर रहे हैं तो सबको पता ही है भाई, मतलब अगेन वही चीज वो हर साल चले नहीं है अभी तक. अगर इस बार भी रोकना है तो आर के लिए बड़ी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड चेस करेंगे तो सबको पता ही है कि भाई वो इस हर सीजन वो प्रूव करके दिखाते हैं व्हाई ही इज कॉल्ड द चेस मास्टर. अगेन अगर चिन्नास्वामी पे वो चेजिंग सिचुएशन आती है तो क्या पता अगेन चेस कर दें, उनको आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर संदीप शर्मा. मेरा तो बड़ा मन है भाई कि हालांकि सारी भी इतना अच्छा खेल रहे हैं, बट एक थोड़ा दिल में ना थोड़ा सा मन है कि विराट कोहली ऑरेंज कप जीते. हाँ मैं तो चाहता ही हूँ भाई. नहीं तुम तो चलो फैन हो तो तुम चाहते हो, बट मेरा भी बहुत मन है. पता क्योंकि एक तो इंग्लैंड का टूर आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस इट इज ऑलवेज नाइस टू सी यार, मतलब इट्स अनदर ट्रिब्यूट टू द डेडिकेशन ऑफ द मैन. इस उम्र में भी T20 से रिटायर होने के बाद भी अगर वो T20 के बिगेस्ट लीग में अगर टॉप स्कोरर है, इससे बड़ा स्टेटमेंट कुछ नहीं. मतलब T20 के हिसाब से विराट कोहली इज एन अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन, क्योंकि अल्टीमेटली आज के डेट में तो T20s में उल्टे सीधे शॉट ही चलते हैं मोस्ट प्रोबेबली. तो जब भी ऐसा टाइप का प्लेयर जीतता है तो इट्स ऑलवेज गुड. मतलब शुभमन गिल भी जीतते हैं, मेरे को उसमें भी खुशी होगी. तो विराट कोहली के लिए है थोड़ा इस बार, मैं चाहता हूँ कि मजा आएगा जीतेंगे तो. सॉल्ट वर्सेस आर्चर, आई थिंक परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल बैटल्स. सॉल्ट अगर चलेंगे तो भैया फिर आप समझ जाओ कि लास्ट टाइम आर्चर गॉट द बेटर ऑफ हिम, उनको जल्दी आउट कर दिया था आई गेस. नहीं आर्चर की तो पिटाई करी थी सॉल्ट ने ना, ऑस्ट्रम पे शफल होकर. अच्छा हाँ पहले 2-3 बॉलें खेल नहीं गई थी, जो बैट फेंक रहे थे. हाँ फिर मारा, बहुत ऑकवर्ड लाइंस पे आप बॉल डाल रहे थे बॉडी पे, उसके बाद से शफल करके मारना शुरू करा था उनको. हाँ तो लेट्स सी कि अगेन सॉल्ट वापस डोमिनेट उनको कर पाते हैं नहीं कर पाते. अगेन वही, अगर फिल सॉल्ट इन दिस सीजन हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन पावर प्ले. अगर आरसीबी अच्छा टोटल खड़ा करना चाहती है या फिर चेस को और कंफर्टेबल करना चाहती है, उसके लिए सॉल्ट का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड 2 और बैटर्स बोलूंगा तो जयसवाल वर्सेस हेजलवुड. जयसवाल रिसेंटली फॉर्म में आए, 350 लगातार मारी, एंड ही इज परहैप्स द ओनली गाय इन फॉर्म इन आरआर's टॉप ऑर्डर. आप टॉप 4 को भी ले लो, नीतीश राणा को भी खेलने को मिलता नहीं, कभी मिलता है. रियान पराग फॉर्म में नहीं है, सैमसन का भी, इनका भी आउट. जयसवाल ही वो बंदे हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ करके दिखाएं. अगर उनका विकेट गिरता है ना तो मिडिल ऑर्डर में अभी आरआर के कुछ अच्छे सीन लग नहीं रहे. जयसवाल को एक जगह पे एंकर करना पड़ता है पूरी इनिंग को, उनके अराउंड ही बिल्ड होती है. वो नहीं हुआ तो हेजलवुड हैज डन हिज जॉब. अच्छा, आई फॉरगॉट टू मेंशन भाई, सैमसन इज ऑलरेडी रूल्ड आउट ऑफ दिस गेम. तो वे मोस्ट लाइकली हमें वही वैभव सूर्यवंशी ही देखने वाले हैं. सेम टीम है ना. एंड वैभव सूर्यवंशी आएंगे तो मतलब अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमें वापस वो खिलाड़ी देखने को मिलेगा जैसी तरीके से उन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी T20 करियर की. पर्सनली आई ऑल्सो वांट टू सी हेजलवुड वर्सेस सूर्यवंशी. भाई मैं तो बड़ा फ्रीकिश समझता हूँ. मतलब आई कैन नॉट इमेजिन अ 14-year-old बॉय किड फेसिंग समबडी लाइक हेजलवुड. मतलब मेरे लिए भाई, मैं तो टू अनफेयर ड्रेसिंग रूम से निकलने में डर लग रहा होता भाई मेरे को तो. हेजलवुड 14 साल की उम्र में क्या कर रहा होता बच्चा यार. मतलब देन इट मेक्स यू वंडर ना कि लोग कहेंगे सचिन को ले आए यहाँ पे फिर से. मतलब लोग कहेंगे कि मैं सचिन को दोबारा ले आऊँ डिबेट में, बट इट फील्स वेरी ऑकवर्ड ना कि 15 साल का लड़का उस टाइम पे वकार, यूनिस और बाद में आके शोएब अख्तर, कितने बड़े बड़े बॉलर्स को खेल रहे थे उस टाइम पे. क्या ही बोला जाए, वसीम अकरम. या खैर लास्ट बैटल जो मैं एक और बोलूँगा,
नीतीश राणा वर्सेस कृणाल पांडे, आई थिंक इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल वन. अगर आपको मिडिल ओवर्स में डोमिनेट करना है, कृणाल पांडे के ऊपर प्रेशर डालना बहुत जरूरी है. हाँ. इफ ही गेट्स विकेट्स देन सूरज शर्मा को काफी हेल्प मिल जाती है. अगर नहीं होगा तो सूरज के ऊपर प्रेशर होगा विकेटिंग एबिलिटीज का, एंड देन रोमारियो विल बी फोर्स्ड टू बोल मोर ओवर्स. या आई थिंक वो एक गेम चेंजिंग टैक्टिक चेंजिंग ब्रेकआउट हो सकता है वहाँ पे अगर राणा चलते हैं तो. ऑल दोनों को कितना चांस मिलेगा, क्या कंसिस्टेंट चांस मिलेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. एंड सो प्रेडिक्शंस में क्या लगता है? आई थिंक मैं वही कहूँगा कि भाई अगर आरसीबी, आई नो कि चिन्ना स्वामी कर्स है, बट अगर इस आरआर टीम को भी, इतनी डिसजॉइंटेड आरआर टीम को भी अगर हम लोग अपने घर पे नहीं हरा तो शर्म पाए, की बात है फिर. तो फिर आई थिंक फिर वो कर्स जेन्युइनली रियल है. मतलब जेन्युइनली किसी ने, तांत्रिक ने वो कुछ लगाया है हमारे ऊपर कर्स. बट मतलब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस कर्स को ब्रेक करने का. क्योंकि टॉस अगर हार गए, मान लो बैटिंग पहले करनी ही पड़ रही है, तो आर कौन सा चेस कर हाँ, पाएंगे? मतलब 2 मैच कंसेक्यूटिव टाइम्स दे हैव फेल्ड टू चेज 9 रन्स ऑफ द लास्ट ओवर. तो मतलब इससे मीडियोकर टीम आपको कौन सी मिल सकती है अपना कर्स तोड़ने के लिए. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक फाइनली वो कर्स टूटेगा. एंड अब फॉर गोइंग अहेड इतने सारे मैचेस चिन्ना स्वामी में होने वाले हैं, तो द परफेक्ट टाइम टू ब्रेक द कर्स, द परफेक्ट टीम आपको मिली है कर्स तोड़ने के लिए. एंड आई थिंक आरसीबी जीतेगी इस बार. तो मैं एसआरएच और आरआर को इसलिए सपोर्ट करूं ताकि आईपीएल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो. वरना ये मुंबई, आरसीबी, पंजाब तो जीते ही जा रहे हैं. बट वही यार, आरसीबी इज टू स्ट्रॉन्ग राइट नाउ. आई थिंक फाइनली कर्स टूटना चाहिए घर के. इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप घर पे कर्स तोड़ो एंड अपना प्लेऑफ का केस जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग कर दो. अगर सरप्राइज होता है तो फिर बात करेंगे. बाकी आई थिंक आज के लिए बस करते हैं. आज रात को भी हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे 11 बजे MI वर्सेस एसआरएच की, तो ज़रूर जुड़िएगा और इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को जल्दी से. एंड मिलते हैं भाई, अगले एपिसोड में मिलते हैं.